हिमालय की हालत पर और पहाड़ के हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर शेखर पाठक हैं। इतिहासकार हैं, भाषाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हिमालय की संस्कृति के बारे में, हिमालय के जीवन के बारे में यदि आपको कुछ भी जानना समझना है, शोध करना है, तो एक तरह से हिमालय के इंसाइक्लोपीडिया हैं। पिछले 50 साल से उत्तराखंड के एक हिस्से से लेके उत्तराखंड के दूसरे हिस्से तक, यानी पूरब में नेपाल की सीमा से लेकर पश्चिम में हिमाचल की सीमा तक अस्कोट अराकोट पदयात्रा निकालते हैं हर 10 साल में एक बार। करीब 1150 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा छठी बार था इस बार। अभी 25 मई से 8 जुलाई तक चली और 1150 किलोमीटर की ये यात्रा कोई पर्यटन की यात्रा नहीं है। हर 10 साल बाद अपने गांव को जानने, अपने लोगों को समझने, हिमालय में क्या बदल रहा है उसको समझने के लिए ये यात्रा निकलती है। और 50 सालों से शेखरदा लगातार इस यात्रा में भागीदारी करते रहे हैं। और आप समझ सकते हैं इस बार तो खबर ये मिली कि 75 वर्ष की उम्र का ये युवा बहुत सारे युवाओं से आगे आगे चल रहा था। शेखरदा ने पहाड़ संस्था की स्थापना की और हिमालय अध्ययन के लिए पहाड़ नाम से पत्रिका भी निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले हिमांक और क्वथनांक के बीच नाम से एक यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ है, जिसमें शेखरदा के पर्वतारोहण के भी अनुभव और किस्से मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक तो हिमालय को समझने और दूसरा हिंदी में एक बहुत सरल और सुथरा हुआ गद्य पढ़ने के लिहाज से मैं आप लोगों से कहूँगा कि वो किताब भी आप लोग ज़रूर देखें। तो शेखरदा के बारे में और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। अभी हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं शेखरदा को आमंत्रित करता हूं कि आएँ और आज के हिमालय की दास्तान, उसकी हालत से हमें अवगत कराएं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सभी प्रिय विद्यार्थी, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के रजिस्ट्रार, वहाँ के कुलपति और हमारे तमाम मित्र, और ये एक छोटा सा अंश जो भोपाल का नागरिक समाज यहाँ पधारा है, वे सभी और भी जो आए हों यहाँ, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम, सलाम, पहला जितने भी अभिवादन के तरीके हो सकते हैं उनके द्वारा आपको अपना अभिवादन पेश करता हूँ। मैं 2-2.5 साल से धोखाधड़ी कर रहा था अपने दोस्तों से कि आऊँगा और नहीं आ पाया। इस बार कुछ दिल कड़ा करके, हालांकि तबीयत गड़बड़ा गई थी, लेकिन मैं आ गया हूँ और ये मुझे सौभाग्य मिला आपसे इंटरेक्शन करने का। एक तो नीचे उतरने में पहाड़ों से एक भय हर बार बना रहता है, बड़े नगरों से हम घबराते हैं। हम अपने ही नगर नैनीताल, जहाँ मैं बहुत सालों तक रहा, उससे भी घबराहट बढ़ने लगी है। पहाड़ों में भी अब विशालकाय नगर होने लगे हैं और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर कभी 7, 8, 9, कम से कम 7 और 8 के बीच का रेक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो हम किस तरीके से अपने समाज को, संपत्ति को अगर छोड़ भी दिया जाए, लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन कभी कभी फिर नीचे आना होता है और ये संवाद भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्यावरण की दिक्कतें हैं वो अब स्थान विशेष की नहीं है, या सिर्फ हिमालय की नहीं है, या मध्य प्रदेश की या नर्मदा की नहीं है। ये पूरा एक ग्लोबल इश्यू है, ये वैश्विक संकट हैं और ये जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने
दो अध्ययनों का मैं जिक्र करके आगे बढ़ूंगा। पहला अध्ययन जो साइंटिफिक अमेरिकन में जो रिपोर्ट छपी वो एक बहुत मेरे लिए शुरू में अविश्वसनीय थी कि किस तरह अमेज़न के जंगलों के विनाश ने इंडियन मानसून की पूरी दिशा बदल दी। उसकी एक तरीके से उस पर नियंत्रण कर लिया, उसको जिसको कहेंगे कि उस रास्ते नहीं जाने दिया जिस रास्ते वो मानसून सदियों से, सहस्राब्दियों से चल रहा था। जब विश्वास नहीं हुआ तो मैंने अपने वैज्ञानिक मित्रों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है। फिर हम बहुत सारे लोगों ने परामर्श किया, तो हमें लगा कि ये अगर भारत के मानसून को वो प्रभावित कर रहा है तो इस प्लेनेट के भीतर पता नहीं और क्या क्या प्रभाव वो डाल रहा होगा जिसको मैं, आप और IPCC नहीं जानते। अभी बहुत साल जानने में लगेंगे। जो दूसरी बड़ी रिपोर्ट आई वो नेचर में छपी और उसमें ये था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ इलाके से जो डस्ट, जो कार्बन पैदा हो रहा है वो आइसलैंड के नॉर्थ में बर्फ़ में जमा हो गया है और उसने जो मेल्टिंग की गति है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दी। और वो भी मेरे लिए अविश्वसनीय थी कि यहाँ से उस धूल को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ती, यहीं कहीं गिरती, लेकिन वो वहाँ तक चली गई क्योंकि पूरे वायुमंडल का, प्लेनेट का जो सिस्टम है उसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, उसमें राजनीतिक सत्ताओं का या कॉरपोरेशंस का दबाव नहीं पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है और प्लेनेट के जो संकट हैं वो जुड़े हुए हैं। जो ये संकट हैं वो हमें ग्लोबली सोचने के लिए विवश करते हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटोरियलिटी है उसमें हम हर बार विवश हो जाते हैं और फिर अंत में हम न सिर्फ देश में आ जाते हैं, देश के बाद धर्म और जाति में आ जाते हैं, फिर वहाँ से पर्यावरण का पूरा बहस जो है वो निरर्थक हो जाती है और किसी को कन्विंस हम कर नहीं पाते क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी में कोई और चीज़ हो जाती है जो होनी चाहिए वो नहीं होती। पूरे दुनिया के संकटों से भारत के संकटों में आते हैं तो भारत के संकट भी जुड़े हुए हैं और एक तरीके से वो एशिया के संकट हैं। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो वो एशिया के संकट की तरह मैं उसको देखता हूँ। सिर्फ हिमालय के माध्यम से सिर्फ भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के संकट नहीं मानता हूँ मैं उनको, वो एशिया के एक तरीके से संकट हैं। अगर उनको छोड़ के फिर हम हिमालय में आ जाएं तो हिमालय को बाहर, यानी कि हिमालय से नॉर्थ में जो तिब्बत का प्लेट्यू है, हिमालय से साउथ में जो इंडो गंजेटिक प्लेन है, वो दोनों इकोलॉजीज, एक तीसरी इकोलॉजी जो हिमालय है खुद, जो नॉन स्नोई भी है, स्नोई भी है, उसको प्रभावित करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि अगर हम आकाश में हों, अंतरिक्ष में हों, वहाँ से पृथ्वी बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन इस खूबसूरती में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप उस प्लेनेट अर्थ में जो लाइट वाले इलाके देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जो दुनिया के सबसे संपन्न, सबसे अर्बनाइज्ड, सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग, सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स वाले देश हैं। जितने आपको बिना लाइट के इलाके दिख रहे हैं, वो बड़ा फोटो नहीं हो रहा है अभी, तो आप देखेंगे कि वो इलाके दूर कोने के, पेरीफेरी के, प्रांतों के, जंगलों के, डिजर्ट्स के, क्या बोलते हैं, समंदर के किनारों के, नदियों के किनारों के, ऐसे इलाके हैं जिनमें गरीबी है, जिनमें बहुत औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, जो आपदाओं को सहने के लिए विवश है, जो बीमारियों को सहने के लिए विवश है, और जो गरीबी की रेखा को तो छोड़ दीजिए, जो एक तरीके से यानी कि जो सबसे निचले तबका हो सकता है आर्थिक सामाजिक रूप से, उन समाजों के हैं, वो इन लाइट्स में नहीं है। ये फ़ोटो करीबन 15 साल पहले का है। तो ये इस बात का भी संकेत हमें देता है कि क्लाइमेट की सबसे बड़ी क्राइसिस इन लाइट वाले इलाकों से हुई है, क्योंकि कंजम्पशन का जो वॉल्यूम इन देशों ने अपने यहाँ विकसित किया है और पूरे दुनिया पर थोपा है, वह इस पूरे क्लाइमेट उसके लिए जिम्मेदार है। मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी का अपना मैकेनिज्म भी है, पृथ्वी का अपना डायनामिज्म भी है। बहुत बार उसमें आइस एज आए, बहुत बार क्लाइमेट स्लो हो गई चेंज होना, बहुत बार वो फास्ट हो गई, ये पहले भी रहा होगा और उसका अभी हमारे पास IPCC की किसी भी रिपोर्ट में ये हिस्टोरिकल पैसेज अभी नहीं आया है। और इवोल्यूशन की थ्योरी को जो बहुत कुछ मानते हैं, उसमें भी आया कि कितनी स्पेसीज मिट गई और कितनी स्पेसीज बनी रही और होमो सेपियंस बना रहा, और इसने इस होमो सेपियंस ने 75 साल पहले ही तो अपनी भाषा पाई और उसके बाद उसने पूरे जैवमंडल को जो है एक तरीके से संचालित करना सीखा। जब हम हिमालय में आते हैं उस पृथ्वी को छोड़ करके,
तो ये हिमालय है। और हिमालय जब मैं कहता हूँ तो मैं भारत का कॉन्टेक्स्ट देके एशिया का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हमारी विडंबना ये है कि हम हिमालय को नॉर्थ में देखते हैं, और हम जो हिमालय में हैं हम भी हिमालय को नॉर्थ में ही देखते हैं, क्योंकि हमें बर्फ़ को देखने के लिए उत्तर की ओर मुख करना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि आप तिब्बत में हैं, आप मंगोलिया में हैं, आप चाइना में हैं, आप थियानशान के आसपास हैं, आप गोबी के डिजर्ट में हैं। वहाँ के लिए यू हैव टू लुक डाउन टू साउथ, और वहाँ आपको हिमालय दिखेगा। तो हिमालय को मैं एशिया के बीचों बीच देखना चाहता हूँ, जिसके उत्तर में एक अलग इकोसिस्टम है, जिसके दक्षिण में एक अलग इकोसिस्टम है, और उसके बीच में ये है जो दोनों को कनेक्ट करता है। और हमारी जितनी भाग्य विधाता नदियां हैं, दे ऑल ओरिजिनेट इन तिब्बत। थोड़ी देर के लिए अगर कुछ ही नदियों का नाम लें, मैं आगे दिखाऊंगा, तो वो नाम हमारी मेमोरी में भी हैं, हमारे फोक में भी हैं, हमारे क्लासिकल लिटरेचर में भी हैं। अब ये हिमालय जो है, इस पर सबसे पहले तो बहुत काव्य हैं, कितनी भाषाओं में है, प्राकृत, संस्कृत और दुनिया की और भाषाओं में। लेकिन कालिदास की जो कविता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो। वो हिमालय का ये रूप पूरा रखती है। और ये दोनों छोर कैसे समंदरों तक जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से वो नीचे के समंदर को जा रहा है, और नॉर्थ वेस्ट से जो ऊपर पामीर का पठार है वहाँ से पाकिस्तान, ईरान की तरफ उसकी रॉक सिस्टम पूरा जा रहा है। तो समंदरों को एक तरीके से जोड़ रहा है, कहता है वो। तो ये जियोलॉजिस्ट ने बहुत बाद में इसको कन्फर्म किया, लेकिन एक कवि के विजन में हिमालय का पूरा दृश्य देख के ये कविता बहुत पहले उपजी। उसके बाद तो कविताओं की एक अनंतता आपको भारतीय भाषाओं में दिखेगी। जो इकबाल हैं, उनकी कविताओं में सबसे ज़्यादा हिमालय प्रकट हुआ है, और ख़ास तरीके से जो उनकी पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का है, और उससे पहले ए हिमालय ए फसीले किस्वरे हिंदुस्तान, बहुत सारा उन्होंने काव्य हिमालय पर लिखा है। यानी कि कोई कवि, हमारे दिनकर से लेके, प्रसाद से लेके, मेरे नगपत मेरे विशाल, पूरा सिलसिला चला। अगर भारतीय भाषाओं में हम देखें, भारतीय फोकलोर में हिमालय देखें, और पर्वतों के बारे में भी बहुत सारे गीत, बहुत सारे काव्य हैं, और उसके अलग अलग तरीके के बिंब हैं। अब अगर उस रिमोट सेंसिंग वाले नक्शे को छोड़ के हम इस वाले नक्शे में आ जाएं, तो इसमें हिमालय की जो एशिया की में केंद्रीयता है उसके बीचों बीच है, उसको आप साफ समझ सकते हो। ऊपर जो है तिब्बत का प्लेट्यू, ऊपर जो है गोबी का मरुस्थल और पूरा माउंटेन सिस्टम है, और नीचे की तरफ पूरा इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, और हिमालय इनके बीचों बीच है। और वो उत्तर की तरफ भी कंट्रीब्यूट करता है, नीचे की तरफ भी कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इसकी एक विशेष हैसियत बन पड़ी है कि ये एशिया का क्लाइमेट मेकर है, जलवायु निर्माता है। और इस जलवायु में माइक्रो क्लाइमेट्स भी हैं। अगर आप हिमालय को ही ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक देखेंगे, तो ईस्ट में आप देखेंगे कि अरुणाचल जैसा प्रदेश, या म्यांमार का उत्तर पश्चिमी कोना, या भूटान, आप देखेंगे कि अराउंड 80% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर लश ग्रीनरी, और मानसून सबसे ज़्यादा वहाँ आता है। और एज यू गो, सिक्किम की ओर आते हैं, नेपाल की ओर आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, हिमाचल आते हैं, फिर कश्मीर आते हैं, तो धीरे धीरे मानसून यहाँ कम होता जाता है, बारिश कम होती जाती है। और लद्दाख के इलाके में जाते हैं तो ओनली 6 to 10% इज़ अंडर ग्रीनरी और अंडर एनी काइंड ऑफ लाइफ। तो ये दो छोरों का जो बदलाव है, ये ऐसा लगता है कि इकोसिस्टम तो 4 के करीब इकोसिस्टम पूरे हिमालय में आते हैं, लेकिन ये दो छोर हमें बताते हैं कि कितना कॉन्ट्रास्ट हिमालय में है। जब पामीर की गांठ में हिंदू कुश और काराकोरम जुड़ जाते हैं, वो हिमालय का ये पूरा लगभग 2800 किलोमीटर लंबा, 250 से 400 किलोमीटर चौड़ा जो विस्तार है, उसको हम देखते हैं, तो इसमें बहुत तरीके का फ़र्क है, फ्लोरा फोना वाइज, कल्चर वाइज, वगैरह वगैरह। इसकी एक और विशेषता है, वो विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि अभी शांतनु ने मेरा एक मदद उसमें कर दी कि जो मानसून आता, हम एक मानसून कंट्री हैं, और मानसून ने एक तरीके से हमको बनाया है। बारानी खेती आज भी हमारे भूगोल का यथार्थ है। और एक साउथ वाला, एक वेस्टर्लीज भी आता है जो बीच बीच में बहुत दिक्कत करता है, और वो ऊपर ही ऊपर आता है, नीचे को किसी को पता भी नहीं चलता है। और केदारनाथ जैसा हादसा, उसके बारे में अभी भी जो भारत का मौसम विभाग है वो अपनी क्लियरिटी से बात नहीं तय कर सका है कि 2014 में जब पूरा का पूरा शिमला का दफ्तर ये कह रहा था कि 28 जून को मानसून उत्तराखंड में आएगा, वो कैसे 16-17 जून को आ गया 2013 में। तो अभी भी साइंस के इतने आगे जाने के बावजूद भी हमारे पास बहुत डेफिनेटिव वे में कहने की गुंजाइश नहीं हो पा रही। कभी कभी ये होता है कि हम माइक्रो क्लाइमेट का आंकड़ा तो ले आते हैं, उसको हम अपने
जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जैसे उत्तराखंड, जैसे उत्तर प्रदेश, उनमें बांट देते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। आप भूकंप को प्रांत वाइज, भूकंप की टेरिटरी को नहीं बांट सकते, फ्लड की टेरिटरी को नहीं बांट सकते, इसलिए वो अनसर्टेनिटी एक तरीके से बनी रहती है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसी हिमालय के हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आ जाते हैं आपकी समझदारी के लिए। ये जितने रंगीन हैं वो भारतीय प्रांत हैं, बल्कि वो जो कश्मीर है वो भी अब 2 भागों में बट गया है। लद्दाख उसमें अलग प्रांत है, अपने 6th शेड्यूल के लिए वो दिल्ली तक मार्च लाए थे। फिर कश्मीर है, फिर हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है, फिर बीच में बड़ा हिमालयी देश नेपाल है, उसके बाद सिक्किम है, फिर एक हिमालयी देश भूटान है छोटा सा, फिर हमारा अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, फिर नागालैंड के नीचे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब देश हैं। 2 छोटे छोटे और प्रांत हिस्से हैं, एक तो कश्मीर का पहाड़ी, एक तो आसाम का पहाड़ी हिस्सा और एक वेस्ट बंगाल का पहाड़ी हिस्सा। उनके कुछ ज़िले भी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये इंडियन हिमालय को एक तरीके से बनाते हैं। अब जो नेपाल है वो भी अब फेडरलिज्म में आ गया है। पिछले जब उनका नया संविधान हुआ तो उनके यहाँ पहले कोई प्रांत नहीं था, 1 नेशन 1 स्टेट ही उसको कह सकते थे। प्रोविंशियल सिस्टम उनके यहाँ नहीं थे, पंचायतें थी। तो वहाँ भी 7 प्रांत आ गए। उनके एक प्रांत को छोड़ के बाकी प्रांतों में उन्होंने ये कोशिश की है, बल्कि 7 में से 5 में ये कोशिश की है, जिसमें ट्रांस हिमालय से लेके फुट हिल्स तक का पूरा इलाका है। यानी एक प्रांत जिसको कहेंगे कि कैन टेस्ट ऑल फिजियोग्राफीज ऑफ द हिमालय, वो जो हमारे यहाँ अभी संभव नहीं हो पाया। हमारे यहाँ लद्दाख, कश्मीर को देखेंगे 3 अलग अलग डिवीज़न है। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय से लेके फुट हिल्स तक आएंगे, अलग किस्म का है। हिमाचल शुद्ध पहाड़ी प्रांत है, उसके पास मैदान या तराई भाबर उस तरीके से नहीं है। और उधर सिक्किम में जाएंगे, वहाँ भी वही हाल है। नॉर्थ ईस्ट के तो पूरे 100% माउंटेनियस स्टेट्स हैं। फिर तीसरा मैं दिखा रहा हूँ, भूटान में अभी प्रांत नहीं बने। भूटान छोटा सा देश है और उसमें उन्होंने बस ईस्ट वेस्ट सेंट्रल भूटान करके एक तरीके से बांटा है और उसके चारों तरफ उसके एक सीमाएं लगी हैं। हमारे भारत से 2 तरफ लगी हैं, उधर तिब्बत से उसकी सीमा लगी है और इधर हमारे भारत के अलग छोटे प्रांत सिक्किम से उसकी बाउंड्री लगी है। नेक्स्ट भी। हिमालय की ये लंबाई वगैरह आपको पता है पूरा। हिमालय की 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। वो है हिमालय की जो वर्टिकलिटी है और हिमालय की जो हॉरिजॉन्टलिटी है। हॉरिजॉन्टली यूँ करके आती है और वर्टिकलिटी यूँ करके आती है। यानी कि उसकी जो उत्तुंगता है, जो उसकी ऊंचाई है, यानी करीबन 200 मीटर से हिमालय शुरू हो रहा है फुट हिल से और एकदम से जो है 8000 प्लस तक एक तरीके से 8852 दिस इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, वहाँ तक वो ऊंचाई चली जाती है। हिमालय एक वॉल नहीं है, एक कांस्टेंट एक सी ऊंचाई की, बल्कि उसमें 28,000-29,000 फीट ऊंचे शिखर हैं। तो वो कहीं नीचे 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 के दर्रों तक भी आते हैं। हालांकि हमारे दर्रे आल्प्स के सबसे ऊंचे शिखर से ऊंचे हमारे यहाँ हैं, 20-21,000 तक जाते हैं। आल्प्स का जो हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक, वो तकरीबन 16,000 में रुक जाता है, ठहर जाता है। अब इस हिमालय में जैसा मैंने बताया कि ये क्लाइमेट मेकर है। किस अर्थ में है कि ये मानसून को रोक के बरसने को विवश करता है। दूसरा, ये क्लाइमेट मेकर किस अर्थ में है कि तिब्बत की, सेंट्रल एशिया की जितनी ठंडी हवाएं हैं उनको नियंत्रित करके ये रोक देता है। लेकिन ये मनुष्यों के, सभ्यताओं के, फ्लोरा फौना के मूवमेंट को कभी भी नहीं रोका। वो कारवां पहले से आते रहे। और अगर आप कल्पना करें कि अफ्रीका से प्रारंभिक मनुष्य आगे आया, फिर वो होमोसेपियंस से, निएंडरथल से मिला, फिर आगे मिला, फिर लंबी कहानी है। अब वह इन्हीं दर्रों से होके भारत भूमि में प्रवेश हुआ और ये लाखों साल में, हज़ारों साल में कम से कम फैली हुई हिस्ट्री है, जिसका 2-3 हज़ार साल का ही या 5,000-6,000 साल का ही हम लोग अभी तक जानते हैं। इसमें करीबन 6 करोड़ साल में ये हिमालय की रचना बन सकी, जिसके विस्तार में जाना अभी गुंजाइश नहीं है। 8 कंट्रीज इसमें हैं जिनसे आप सुपरिचित हैं और भारत के 11 प्रांत पूरे के पूरे और 2 प्रांत पार्शियली जो है हिमालय का पार्ट हैं। 80 लाख, करीबन 80 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ लोग हिमालय में पूरा रहते हैं, जिसमें हिमालय, इंडियन हिमालयन स्टेट्स और हिमालय की 2 और कंट्री, नॉर्दर्न पाकिस्तान, तिब्बत, ये सब भी उसमें एक तरीके से शामिल है। अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है। और तकरीबन 80 करोड़ लोग साउथ ईस्ट एशिया के, दे आर पार्शियली और फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज गिवन बाय हिमालय, in the form of soil, in the form of water, in the form of so many raw materials, including oil from northeast Dibru, Assam, Digbai refinery.
और 10 बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं, जिनमें से और नदियों को समय के अभाव में मैं छोड़ दे रहा हूं। 3 बड़ी नदियां उत्तरी भारत की भाग्य विधाता नदियां हैं, जिसने भारत की इंडस से लेके आपके महाभारत और रामायण कालीन जो सभ्यताएं रही होंगी, जब कोलोनाइजेशन इधर रहा होगा, उस सब के लिए एक भूगोल तैयार किया, जिससे हमारी सबसे मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो है जुड़ी हुई है। तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, सांगपो, ये 3 सिस्टमों में अभी आगे जरा सी और बात करेंगे। अब जो कुछ स्पेसिफिसिटीज हैं जो और माउंटेन्स की भी हो सकती हैं और हिमालय की भी हैं, उनमें से एक तो ये है कि ये डाइवर्सिटी का खजाना है। हिमालय सिर्फ हिम का आलय नहीं है, वो बहुत तरह की विविधताओं का घर है, और उन विविधताओं में जियोजोग्राफिकल विविधताएं हैं, जियो टेक्टोनिक विविधताएं हैं। इवन एक फॉल्ट लाइन निकल रही है, उस फॉल्ट का मिजाज नेपाल में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, उत्तराखंड के दूसरे हिस्से में अलग है, और हिमाचल में जाते अलग है। और पूरे उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है कि इधर नेपाल है इधर भारत है, वो पूरे हिमालय में वो फॉल्ट हैं, क्योंकि हिमालय की बनने की प्रक्रिया उसमें जुड़ी हुई है। फिर जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, सबसे सूखा इलाका कोल्ड डिजर्ट भी हिमालय में है, और सबसे ज़्यादा मानसून वाला बारिश वाला इलाका भी हिमालय में है। उसके बाद जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है हिमालय की, और वो तरह तरह से दिखाई देती है। सोशियो कल्चरल माने वो उसमें लैंग्वेज भी आता है, आगे उसका जिक्र आएगा। और जो इकोनॉमिक और रिसोर्स की डाइवर्सिटी है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिसोर्सेस जितने आपको हिमालय में मिल रहे हैं उतने आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर का प्रभुत्व है, फॉरेस्ट इज मोस्टली गॉन। हिमालय में आपको ये डाइवर्सिटी आपको पूरा का पूरा मिलेगी, फ्लोरा, फोना, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद एक और विशेषता हिमालय की है जो रिमोटनेस है और जो फ्रेजिलिटी है। बहुत नाजुक पहाड़ है, बच्चा पहाड़ है, जरा सी में थरथरा जाता है। ऊंचा कितना ही क्यों ना हो, काव्य में उसको कितना ही महान क्यों न दिखाया गया हो, लेकिन वो अपने मिजाज में बहुत बच्चा पहाड़ कहते हैं उसको। हम जब बच्चों को बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये बच्चा पहाड़ है, तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि 60 मिलियन साल बूढ़ा क्यों है। हमने कहा बूढ़ा अभी बन ही रहा है, क्योंकि और पहाड़ों के बारे में जब बताया हमने कहा बहुत पुरानी है। जब बच्चों को ये कहो आप कि गंगा बहुत नई है, नर्मदा बहुत पुरानी है, पता नहीं किस ज़माने से बह रही है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरीके का लिटरेचर हमने अभी बच्चों के लिए हम बड़ों के लिए ही तैयार अभी हम लोग नहीं कर सकें। इसके बाद जो अगली विशेषता हिमालय की है वो ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी है, क्योंकि हिमालय जिस वाइल्डनेस की, जिस सौंदर्य की रचना करता है उसको नेशन स्टेट्स नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग कमीशन नहीं कर सकता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं कर सकते हैं, हम नाचीज मनुष्य तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वो वाइल्डनेस ऐसा नहीं है कि हिमालय की बपौती है, वो समंदर के किनारों की है, डिजर्ट की है, कोल्ड एरियाज की है, लेक जो एरियाज होते हैं दुनिया भर के उनकी है, वाटर बॉडी जहाँ होती हैं नदियों की है। लेकिन हिमालय की जो ओवरऑल ब्यूटी है, जिसको मैं वन्यता हिंदी में कहता हूँ, वह अपने आप में एक विशेष रचना है, और वह हमारी हर चीज़ को करती, यानी कि पूरा टूरिज्म, पूरा पिलग्रिमेज जो है उसके साथ जुड़ा है। हिमालय की सेक्रेडनेस और हिमालय में देवताओं का वास ढूंढने के पीछे इस ब्यूटी का, इस सौंदर्य का अपना है मिजाज है। और ये सौंदर्य कोई इंडिविजुअल एक आइटम से नहीं बना है, ये सौंदर्य प्रकृति के जो अलग अलग घटक हैं और जो हमारे संसाधन भी हैं उनका समुच्चय है, उनका एक तरीके से एक हो जाना, उनका इकट्ठा हो जाना है। इसको समझाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी उसकी गुंजाइश नहीं है। फिर एक मार्जिनलिटी है, हम लोग एक तरीके से हाशिए पर हैं, वैसे भी हिमालय किनारे पर है, और संविधान बनने से लेके, अंग्रेजों के ज़माने से लेके ये किनारे पर रहा, लूट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। हिमालय हो, जनजातीय इलाके हों, कोस्टल इलाके हों, जहाँ जहाँ समंदर के बंदरगाह थे, उसके अलावा कोस्टल इलाकों की तरफ भी बहुत ध्यान नहीं गया। ये एक भारत की उस तरीके से सच्चाई है। आज़ादी के बाद जिस तरीके से नजर जानी चाहिए थी वो नहीं गई। और अंत में जो है, जैसा मैंने बताया, वो पहले भी आ गया, वो अबाउट वाइल्डनेस है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी और जो आपका चाक्षुष जो सौंदर्य है वह एक इस तरीके की चीज़ रचता है कि हम हर बार वहाँ चले जाना चाहते हैं, चाहे मारे क्यों न जाएं। बल्कि कहानी ये बढ़ गई, विश्वास ये बन गया कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में अगर आप तीर्थ यात्रा के समय मर जाएं तो आपका सीधे स्वर्गारोहण होता है। हालांकि परिवार का कोई व्यक्ति ये बताने नहीं आया कि वो मरने के बाद स्वर्ग ही गया हो, लेकिन धारणा बनी हुई है, और उस धारणा को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अभी जो कैलाश के लिए रश है वर्ल्ड वाइड, तिब्बत के लिए, और उसका तो बहुत बड़ा इस्तेमाल चाइना वाले कर रहे हैं, और मोटर वहाँ तक पहुँच गई है। ट्रेन आपको पता होगा कि लासा से आगे सिगात्से तक पहुँच गई है, कुछ ही दिनों में वो ट्रेन आगे तक जा सकती है, नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर तक वो नेपाल। तो फिर उसके बाद समंदर के जरिए चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तरी भारत में चाइना की मल्टीनेशनल कंपनियों की चीज़ें खुद नेपाल के माध्यम से, या हमारे जो
सिक्किम में जो दर्रा है वहाँ के माध्यम से भारत में आ जाएंगी, क्योंकि वो बहुत नज़दीक बनती हैं। और तिब्बत का अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तब भी आप समझ रहे हैं कि आप अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं वो अभी तिब्बत में आ जाएंगी, जो मेन चाइना में है, क्योंकि लेबर वहाँ और सस्ता हो सकता है। फिर जो चैलेंजेज हैं, जहाँ पर हम बीच में कुछ चीज़ें दिखा के आपका मन बनाएंगे ताकि अंत में फिर इन चीज़ों पर आएंगे। एक तो इकोलॉजिकल चैलेंज है सबसे बड़ा, वर्ल्ड वाइड भी है, हिमालय में भी है। दूसरा जो डिजास्टर चैलेंज है हमारे यहाँ, और तीसरा जो है आपका क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये तीन बड़ी चुनौतियां हैं। ये हिमालय की भी कह सकते हैं, देश की भी कह सकते हैं, और पूरे ग्लोब की भी ये चुनौतियां हैं, और इनको काट के नहीं देख सकते आप। क्लाइमेट चेंज को भी इसलिए आप कितने ही लोकल क्यों ना हो, उसको ग्लोबल संदर्भ से बिना जोड़े आप नहीं देख सकते। आपको याद होगा अनिल अग्रवाल ने बहुत पहले, जब क्लाइमेट चेंज का शुरू हो रहा था खेल, उस समय उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी, क्लाइमेट चेंज इन अनइक्वल वर्ल्ड, और उसमें उन्होंने अमेरिका को और कुछ और यूरोपियन देशों को चुनौती दी थी। सिर्फ पॉपुलेशन बड़ी हो जाने के कारण हमको आप ये सज़ा नहीं दे सकते हैं, ये अपराध हम पर नहीं लगा सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये पता चला कि जो इंडस्ट्रियली आज भी सबसे रिच कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के दिक्कतें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह छोड़ने की बातें आगे आ रही हैं। अब मैं ज़रा आपको हिमालय को दिखाना शुरू करता हूँ। इससे पहला आता है एक बैक। यहाँ K2 से हम शुरू कर रहे हैं। ये पर्वतों का सिलसिला है, और करीबन ये माना जाता है कि 15,000 अगर ग्लेशियर हैं तो 12,000 13,000 अभी किसी ने ठीक से काउंट नहीं किए हैं उतने ही शिखर यहाँ हैं। एक शिखर के 3 और 4 और जो हैं ग्लेशियर हो सकते हैं। वहाँ से अलग अलग धाराएँ जन्म लेके आप किसी नदी को बना रहे होते हैं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और फिर कर्राकोरम आता है। आप देख रहे हैं कि वो पीछे कर्राकोरम का एक पहाड़ दिख रहा है, और उसके नीचे जो ग्लेशियर के साथ जो मलबा आता है, उसने किस तरीके से एग्रीकल्चरल फील्ड बनाए हैं। अगली बार ये फ्लड में उसको ले भी जा सकता है, और बहुत सदियों तक वो बेंच खेती के रूप में इस्तेमाल भी हो सकते हैं। ये नुनकुन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप लद्दाख में आएँ तो ये कारगिल के बहुत करीब है, और नुनकुन से ये सुरु नदी आ रही है जो इंडस में मिलती है। एक अलग सिनेरियो आपको दिख रहा है। बर्फ़ की लाइन यहाँ अभी नीचे को खिसकती हुई, ऊपर को जाती हुई नहीं लग रही है, अभी वो नीचे टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि कराकोरम में, हिंदुकुश इस इलाके में अभी जो मेल्टिंग है, जो रिसीडिंग ऑफ द ग्लेशियर से है, वो ज़रा सी धीमी है मुकाबले और इधर के हिमालय में। और तिब्बत में तो फ्लैटलैंड में बर्फ़ पड़ती नहीं है, पीक्स में ही सिर्फ बर्फ़ दिखाई देती है। तिब्बत में फिर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। लद्दाख में टेम्परेचर पहले भी बहुत हाई रहता था, और तिब्बत में भी बहुत हाई होता है, और इसलिए वो स्किन सबसे ज़्यादा जलती है, अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज़्यादा आते हैं आपको बड़े तिब्बत में। और कुछ मॉडर्न लिया हो ना हुआ हो, हेड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा तिब्बत के लोगों ने किया है। और ये जंस्कार दिखाई दे रहा है, जहाँ से एक और सुरु नदी निकलती है, एक और जंस्कार नदी निकलती है। और ये वो इलाका है जो एक तरीके से कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करता है, जहाँ पर हमारा कश्मीर का जो शिव का बड़ा तीर्थ है अमरनाथ का जो पहाड़ है, उसके नॉर्थ में लद्दाख है, और अमरनाथ के पहाड़ के नीचे जो है कश्मीर की वैली है। तो हिमालय के बनने की प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर में किस तरीके से 3 इकोसिस्टम बने, जो संयोग से बाद में 3 सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल कल्चरल सिस्टम भी बन गए, जिनके विस्तार में भी नहीं जा सकते। ये जंस्कार उसको डिवाइड एक तरीके से करता है। ये फिर उसके बाद हम उत्तराखंड की तरफ हिमाचल से होते हुए आते हैं, तो ये आपका बंदरपूंछ, फिर इधर ये गंगोत्री का इलाका है। ये जमुना और गंगा के कैचमेंट हैं, और वो जमुना के पल्ली तरफ जो है वास्पा नदी है, और तिब्बत से आती हुई एक और नदी है जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। ये नंदा देवी है जो उत्तराखंड की प्रिजाइडिंग डाइटी है, और उत्तराखंड का हिमालय का सबसे कॉम्प्लिकेटेड माउंटेन है, जो चारों ओर से 20,000 मीटर मीन हाइट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। और उसका एक ही आउटलेट है, दैट इज़ ऋषिगंगा, जिसके बारे में आपने 7 फरवरी 2021 की घटना सुनी होगी। कैसे ऋषिगंगा में डैम बना, बर्स्ट हुआ, कैसे वो फिर तमाम डैम्स को तोड़ता हुआ नीचे 2-3 डैम्स को, और करीबन 220 के करीब लोग उस टनल में जिंदा दफन हो गए। उनको निकालने की कोई टेक्निक, कोई अभ्यास, कोई विधि हमारे पास नहीं थी, बावजूद इसके कि डिजास्टर मैनेजमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे यूनिट्स, यानी कि उसके कंपनियां बना दी गई हैं, लेकिन आज तक कभी टनल में फंसे हुए बॉडीज़ को हमने निकाला नहीं। जब निकालना शुरू किया तो उनके बॉडी के पार्ट निकलने लगे, फिर उनको छोड़ दिया गया। वो सब जोशीमठ से लेके रैणी के बीच में, चिपको के गाँव रैणी के बीच में, वो टनल्स के बीच में उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ मौजूद है। नंदा देवी के बाद फिर हिमालय का सिलसिला है। ये
ओम पर्वत और वहाँ तक चला जाता है। यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी कि आजकल अफवाहें बहुत होती हैं और चीज़ें जो है मिथक बना देते हैं। ओम पर्वत जो है कभी किसी को नहीं दिखा जब भी वहाँ गए। जब बर्फ़ गलनी शुरू हुई, ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा संकेत है। स्वामी प्रणवानंद 28 बार कैलाश मानसरोवर गए, ही नेवर सॉ ओम पर्वत। ओम पर्वत को पहली बार 81 में नोटिस किया गया। जो पेरिनियल बर्फ़ थी उसके गलने का सिलसिला हमारे लिहाज से, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हम लोकेट यहाँ कर सकते हैं। जैसे 1808 में जो पहला दल गोमुख को ढूंढने के लिए गया सर्वे ऑफ इंडिया का, और उसमें एक उत्तराखंड में ब्रिटिश राज नहीं आया था, तो उन्होंने पाया कि जो गोमुख है वह गंगोत्री से 3 मील पर है। गंगोत्री इज ए कॉन्फ्रेंस है। आप लोग जो गंगोत्री गए होंगे, नॉर्मली मंदिर देखने के चक्कर में हम और प्रकृति को देखना भूल जाते हैं। तो इधर से भागीरथी आ रही है गोमुख से, और इस तरफ से केदार गंगा आती है। तो मंदिर के ठीक नीचे ये कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस बहुत पहले से रहा होगा, जब तक वहाँ बर्फ़ नहीं रही होगी। पहले तो बर्फ़ नीचे तक थी। तो 1808 की उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि गंगोत्री से गोमुख 3 माइल है, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। आज कितना दूर है? 20 किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीडिंग ऑफ एनी ग्लेशियर इन इंडिया। आज वो 20 किलोमीटर पर है। अब वहाँ चतुरंगी ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर दोनों मिलके गोमुख बनाते हैं। अब आप देखेंगे जब आप 4-5 साल बाद वहाँ जाएंगे, दोनों के गोमुख अलग हो जाने वाले हैं। चतुरंगी का अलग स्नाउट बनने वाला है और इसका अलग स्नाउट बनने वाला है। और ये और जगह भी है, क्योंकि गंगोत्री की चर्चा बहुत होती पिलग्रिमेज के कारण, और हिमालय के अनगिनत ग्लेशियर हैं जहाँ इस तरीके से रिसीडिंग हो रही है। और जो हैंगिंग ग्लेशियर हैं दे आर ऑल्सो ड्राइड अप। जो लटकते हुए ग्लेशियर दोनों तरफ से मेन ग्लेशियर में मिलते हैं, और बहुत जगह ग्लेशियर बन गए। आगे मैं बता रहा था ना कि बर्फ़ और पानी का फ़र्क जो है वो बार बार हिमालय के संदर्भ में ज़रूरी है कि बर्फ़ जो है वर्टिकली खड़ी हो जाती है, और पानी की नियति है कि वो लोएस्ट पॉइंट ढूंढता है अपने बहने के लिए। उसका इरादा तो होता है समुद्र तक जाने का, लेकिन बर्फ़ जो है वो हायर हिमालय की इकोलॉजी को सबसे ज़्यादा बनाए रखती है, क्योंकि वो खड़ी हो जाती है और फिर इत्मीनान से पिघलती है। और उस दौर में फिर वो नदियों को प्रवाह देती है, गति देती है, जिस दौर में पूरा उत्तरी भारत झुलस रहा होता है और 50 डिग्री टेम्परेचर पार कर चुका होता है, और सब आपकी मशीनरी, सब आपके कूलर्स जो हैं वो फेल हो चुके होते हैं, और मरने वालों की लिस्ट पर के साली आपने देखी, 1000 से ऊपर हमारे यहाँ लू से और गर्मी से मरने वालों की संख्या थी। तो टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग तो घर वाले हैं ही नहीं, बहुत सारे लोग बिजली वाले हैं ही नहीं, पंखे वाले हैं ही नहीं, तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये अनदर एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक तरीके से है। नेक्स्ट प्लीज। तो ओम पर्वत इस बार भी बिना बर्फ़ का है। तो जब बर्फ़ कभी गल गई होगी पूरी, उसके बाद वो एक बार 81 में वो पहली बार दिखा, फिर वो बड़ी चर्चा हो गई है। अब फिर उसको पुराणों से, वेदों से, फलाने पुरानी मनीषा से जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो हिमालय की जो ज्योग्राफी है वो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके बदलने के। ख़ास तरीके से एक एस्पेक्ट ये है कि बर्फ़ का वॉल्यूम कितना है, और ओम पर्वत में रॉक का फॉर्मेशन इस तरीके का है कि जब ज़्यादा बर्फ़ होगी तो ओम नहीं दिखाई देगा, जब बर्फ़ गल जाएगी तब भी ओम नहीं दिखाई देगा, एक सर्टेन पीरियड में वो दिखाई देता है। ये वहाँ का आमा बबलम पर्वत है। जब आप लुकला से एवरेस्ट के लिए जाते हो तो रास्ते में ये पड़ता है, और ये जो लास्ट माउंटेन आपको दिखाया रहा है, ये ब्लैक माउंटेन के पीछे जो आखिरी दिखाई दे रहा है, ये एवरेस्ट है, बिल्कुल छुपा हुआ। जब भी इसको देखते थे तो सर्वेयर्स को ये अंदाज नहीं आता था कि दिस में बी द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, लेकिन ये वो एवरेस्ट पूरा छुपा हुआ है। ये बहुत डोमिनेटिंग। ये ठीक नामचे बाजार से जब आप आगे जाते हैं एवरेस्ट के बेस के लिए तो रास्ते में पड़ता है। नीचे एवरेस्ट का ये क्लोजअप है। ये मैंने कभी अपनी यात्रा में एक जगह वहाँ पर छोटी सी है, वहाँ पर लेक्स हैं, गोकियो लेक्स, एक उसका फ़ोटो मैं अभी दिखाऊंगा। वहाँ से 17,000 फीट से इस फ़ोटो को आप देख सकते हो शाम को, लेकिन वहाँ चलते तक आप इतना हाफ जाते हो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फ़ोटो खींचना। हम गए जिद में और खींच लाए तो एक स्नैप हिला नहीं तो ठीक आ गया। नेक्स्ट प्लीज। ये फिर मकालू है जो नेपाल का बहुत मशहूर पर्वत है, आधा तिब्बत में है आधा नेपाल में है, और ये जो है कंचनजंगा है जिसके साथ बहुत कहानियाँ जुड़ी हैं। ये तिब्बत, सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल, इन सबको एक तरीके से जोड़ता है, और चारों तरफ जो नदियाँ आती हैं वो एक तरीके से एक धारा इधर ब्रह्मपुत्र गंगा के सिस्टम में चली जाती है, और इधर की धारा है जिसकी जो है जो वहाँ की तीस्ता नदी है उधर की तरफ चली जाती है, और फिर फाइनली ब्रह्मपुत्र में जाती है। नेक्स्ट भी। ये चोमोलधारी भूटान का, और ये नामचे बारवा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न लेती है, उसका जिक्र अभी करेंगे। और फिर उसके बाद आगे को हिमालय कम हो जाते हैं। एक हिमालय और है जो हमारे
भीतर जिसके प्रति बड़ी श्रद्धा है वो है मानसरोवर और कैलाश वाला हिमालय। और ये हिमालय ट्रांस हिमालय में है, हिमालय के पार है। और ये बड़ा, इसके बारे में तो कभी मैं मौका लगेगा तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में ज़रूर कैलाश पर अपनी 3 यात्राओं के अनुभव शेयर करना चाहूँगा। तो उससे पता चलेगा कि एक ज्योग्राफी किस तरीके से सैक्रेडनेस को इवॉल्व करती है। सैक्रेडनेस को आप आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आप बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दें, बिरला मंदिर बना दें, तो आपका हो सकता है कि उसकी तरफ उस तरीके का भाव न जाए, लेकिन नेचर कभी कभी इस तरीके का अजूबा रच देती है अपने टेक्टोनिक्स के कारण, अपनी ऊर्जा के कारण, अपनी जिसको कहेंगे कि पृथ्वी के भीतर छिपी हुई शक्तियों के कारण, कि वो फिर धीरे धीरे सैक्रेडनेस उसके साथ जुड़ जाती है। तो कैलाश के बारे में ये कहा जाता है कि कैलाश जब बन रहा था तो समंदर का तल उसके बीच में था, और जो आगे था ऊपर का हिस्सा वो कॉन्ग्लोमरेट, जियोलॉजी के कोई विद्यार्थी हैं तो वो कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है, वो मिक्स्ड किस्म की चट्टानें थी। तो कैलाश भी ऊपर को उठ रहा था और नीचे जो टेथिस समंदर था वहाँ हिमालय इमर्ज हो रहा था। तो हिमालय को बनते हुए कैलाश ने देखा और कैलाश को उठते हुए हिमालय ने देखा। ये जियोलॉजिस्ट पोएटिकली कहते हैं, जैसे गैंसीर ने 36 में जो काम किया था, डॉक्टर बल्दिया ने जो काम किया था, वो ये बताते हैं। नेक्स्ट भी, अब इन पहाड़ों के साथ जुड़े हुए ग्लेशियर हैं तमाम, जैसे ये राकोपासी ग्लेशियर देख रहे हैं आप, पाकिस्तान का हमारे दोस्त हरमन है, वो उन्होंने हुंजा गिलगिट में बहुत साल, पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। उनकी किताबें ज़रूर आप मंगाइए। ये फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हुए, और हिमालय को बहुत गहराई से जानते हैं और हर आस्पेक्ट इंक्लूडिंग पेस्टोरलिज्म। और जब नेशन स्टेट में बंट गए हम लोग, तब किस तरीके से जानवरों पर असर पड़ा। तो जानवरों को ये बताना बड़ा मुश्किल है कि तो चाइनीज़ तुर्किस्तान की टेरिटरी में चला गया, वो तो भेड़ तो चला ही जाता था वहाँ, तो फिर कैसे फिर उन्होंने आपस में संधियाँ वगैरह की। नेक्स्ट प्लीज, ये हमारा सियाचिन है जिसको पीस पार्क बनाने की अपील हो रही है, और यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग बिना लड़ाई के भी मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इस तरीके का है कि ह्यूमन को अपने को बचाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। ये गंगोत्री गोमुख है अभी का, ये करीबन 15 साल पहले का है, अभी और पीछे चला गया। ये वो गोख्यो लेक है जहाँ से मैं कह रहा था कि एवरेस्ट हमने देखा। पीछे ये ओचोयू पीक है जो एवरेस्ट के बगल में ही एक ऊँचा पर्वत माना जाता है, उसका नॉर्थ ढाल तिब्बत में जाता है। नेक्स्ट पीक, फिर इस हिमालय में इन तमाम पीकों को अगर छोड़ दें, ग्लेशियरों को छोड़ दें, और तो रॉक सिस्टम जो हिमालय का है वह हिमालय की युवावस्था का सबसे बड़ा संकेत है। और हिमालय के भीतर की ऊर्जा किस तरीके से फोल्डेड रॉक्स बनाती हैं उसकी दिशा है। और हिमालय में जो मेन फॉल्ट हैं, जैसे फ्रंटल फॉल्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो MCT सबसे खतरनाक है पूरे हिमालय में, क्योंकि वही इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आए, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आए हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल लेक्स बनी है। ये इस चित्र से और समझ सकते हैं, वो MBT, MCT और फिर ये सुतूर करके ट्रांस हिमालय में है। लेकिन 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें बीच का 150-200 के बीच में जो MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये वो फॉल्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आपदाएँ आए, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड, आर्टिफिशियल लेक्स का बनना, आर्टिफिशियल स्नोई लेक्स का बर्स्ट होना, वो सब इस इलाके में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लीज, अगला हिस्सा आता है हिमालय के रिसोर्सेज। इसी भूगोल ने हिमालय के संसाधनों को बनाया है, और हिमालय के बहुत संसाधन हैं जिनको जिक्र भर अभी किया जा रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनमें रॉक्स हैं, उसके बाद उनमें दूसरा मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन सिर्फ आसाम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिले, और जगह तेल हमारे यहाँ हिमालय में भी नहीं मिला एक्सप्लोरेशन के बाद बूंद। लेकिन कुछ रेयर मेटल्स हिमालय में मिल रहे हैं। जो 5th शेड्यूल के लिए लद्दाख के लोग आ रहे थे, उसका बड़ा कारण है कि वहाँ पता चल गया कि धरती के भीतर कितने कितने तरीके की धातुएँ हैं, और वहाँ अगर कॉरपोरेशंस आ जाएंगे तो उनकी पूरी फ्रेजाइल इकोलॉजी और छोटी सी जनसंख्या किस तरीके से शरणार्थी बन जाएगी, उसको उन्होंने समझा और दिल्ली तक मार्च चलाए। हालांकि दिल्ली में उनकी कदर नहीं हुई, वो क्योंकि दिल्ली में जब लाखों किसानों को नहीं सुना गया तो उनको कैसे सुना जाता, ये भी एक तरीके से हमारे समाज को समझना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लैंड यानी कि सॉइल यानी कि भूमि, जिसमें से कृषि की ज़मीन आपकी व्यक्तिगत मिल्कियत में आ गई, बाकी ज़मीनें जो हैं अभी सरकार के पास हैं, जैसे जंगल भी है। अब ये भी देखने की बात है कि जब हम ज़मीन कहते हैं तो ज़मीन में जंगल शामिल है, ज़मीन में नदी शामिल है, ताल शामिल है, ज़मीन में डिजर्टें शामिल है, हर तरह की ज़मीन है। समुद्र के तल में भी एक तरीके से ज़मीन है। तो ज़मीन, लैंड जो है, उस जो सॉइल जो बनती है, वो हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि अन्न उसको उस ज़माने से वही देता रहा है। जब वो कृषि में नहीं आया था
तब भी वही धरती उसको पेस्टोरिज्म सस्टेन करवाती थी या हंटिंग गैदरिंग के दौर में उसको जीवित रखती थी। और जब हम सेटल्ड इकोनॉमी में आ गए, कृषि में आ गए, कृषि 10 ही हज़ार साल पुरानी है और ये 10,000 साल में उसने कहीं कहीं पर अपने को मनुष्य ने सेटल किया और वहीं से हमारा ये अर्बनाइजेशन की प्रोसेस, हमारे शहरों के बनने की शुरुआत हुई, वर्ल्ड वाइड हुई और हमारे कॉन्टिनेंट में भी हुई। मिट्टी के साथ सभ्यता के चले जाने की कहानी है। चाहे दज्जा फरात की सभ्यता के बारे में पढ़ें और चाहे आप इंडस के बारे में पढ़ें, उसमें यह है कि कोई न कोई इस तरीके की चीज़ें हुई जब हमारे द्वारा अति हुई, नंबर 1। नंबर 2, प्रकृति ने अपना मिजाज बदला या कोई बड़ी जियो टेक्टोनिक हलचल हुई और जिसके कारण दज्जा फरात की सभ्यता नष्ट हो गई, जिसके कारण पहाड़ों में भी बहुत जगह पुराने सेटलमेंट, पुराने मंदिर, पुराने स्मारक, पुराने इन्स सब के सब निस्तनाबूद हो गई, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि नदी इस तरीके से अपना व्यवहार करेगी या पहाड़ इस तरीके से नीचे आ पड़ेगा। और ये मिट्टी के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि ये मिट्टी ही है जो हमको मिट्टी नहीं होने देती है। मिट्टी के 2 बड़े अर्थ हैं। मिट्टी एक जो निर्माता है, मिट्टी एक जो हम मिट्टी हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर उसके बाद राख बन जाते हैं वाली। तो मिट्टी ही जो है वो मनुष्य को मिट्टी नहीं होने देती है, यानी कि लाइफ देती है, सस्टेन करती है। और उसका न रहना, ह्यूमस का न रहना हिमालय के लिए जितना खतरनाक है उतना ही हमारे नीचे के इलाके के लिए भी खतरनाक है। दूसरे फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट को मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि वो ग्रीन ग्लेशियर्स है, क्योंकि मानसून कंट्री है हम, तो सबसे ज़्यादा पानी जंगल ग्रहण करते हैं और अपनी जड़ों के माध्यम से धरती के भीतर दे देते हैं। तो पूरा हिमालय के जो स्प्रिंग्स हैं, जो नॉन ग्लेशियल नदियों के स्रोत हैं, वो सब के सब इस मानसून से जुड़ते हैं। जो पेरिनियल नदियां हैं उनमें बर्फ़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए वहाँ बर्फ़ का घटना बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए होगी। और तीसरी बड़ी रोचक बात जो है फॉरेस्ट के बारे में, वो ये है कि पूरे इंडो-गंजेटिक प्लेन का ग्राउंड वाटर को भी कंट्रोल जो है ये नदियां करती हैं, मानसून के अलावा जो हिमालय से आ रही हैं। जो पानी 10-15 फीट पर मिलता था, अब वो 30-35-40 फीट पर चला गया, कुछ जगहों में 150-200 चला गया। लेकिन गुजरात में आप पता करेंगे तो 500-600 मीटर नीचे आपको खोदना पड़ रहा है पानी के लिए। इंडो-गंजेटिक प्लेन में नियरेस्ट पानी अभी भी बना हुआ है, उस मुकाबले यहाँ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में, दक्षिण में, दक्कन में भी आपको उतना नहीं मिलेगा जितना, क्योंकि वो प्लेन के कारण पानी के उसमें गुंजाइश धरती के भीतर समाने की बनती है। फिर पानी आता है, वो नदियों के रूप में, ताल के रूप में है। फिर उसके बाद वाइल्डरनेस आती है जिसकी अभी चर्चा की, फिर ह्यूमन्स और कैटल्स आते हैं। अब हम यही जो मैं बता रहा था उनके कुछ नमूने और दिखाते हैं कि वो शिखरों से जब हम आते हैं तो फिर इस तरीके से ग्लेशियर आते हैं। जैसे ये मीलम ग्लेशियर है, गोरी नदी यहाँ से निकल रही है और वो पूरा जो मड पूरा एक ठहरा हुआ है, ये करीबन 20 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। गंगोत्री तो लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। ये मडी ग्लेशियर है, यानी कि जो दोनों ओर से रॉक आए रिसीडिंग के साथ, वो इसके ऊपर बैठ गए हैं और इसके नीचे से जो है आइस रॉक्स हैं। ये जो है चतुरंगी ग्लेशियर है, जो अब गंगोत्री ग्लेशियर से अलग हो जाने वाला है। कुछ आप लोगों में से अधिकांश लोग 2-4 साल में उसको देखेंगे। ये फिर बहुत सारे तालाब हैं हिमालय में। ग्लेशियर लेक्स तो मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। अभी जब मैं अभी अजीम टेम जी का वो डॉक्यूमेंट देख रहा था क्लाइमेट चेंज वाला, उसमें जो सिक्किम की लेक है उसका जिक्र आया है। तो उस तरीके से ग्लेशियर लेक्स का मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन और जो लेक्स जो अभी बनी हुई हैं, जैसे तिब्बत में ये मानसरोवर है, करीबन 325 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई। इधर आप देख रहे हैं ये पंगोंग है हमारे लद्दाख में, हाफ इन चाइना एंड हाफ इन, आपको लोग लद्दाख में अध्ययन करने के लिए गए थे। और फिर ये दूसरे तालाब है, ये हमारा नैनीताल है। ये नैनीताल आपके 7 तालाबों को सलाम करता है अभी। और ये नीचे जो है कश्मीर की डल लेक है, और ये जो है आपका पोखरा, मुक्तिनाथ के लिए जब आप नेपाल में जाते हैं, पोखरा की लेक है। वेल मेंटेन्ड है और बहुत स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी म्यूनसिपलिटी से, हरका गुरंग का नाम आपने सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, इसी मोड में भी उन्होंने काम किया। उनके द्वारा प्लान्ड ये सिटी है। वो खुद एक हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मर गए, लेकिन इस शहर को बहुत प्लान्ड तरीका दे गए और पूरी इकोनॉमी उनकी टूरिज़्म बेस्ड है। और टूरिज़्म को उन्होंने न सिर्फ सस्टेनेबल बनाया है, बल्कि अगली होने से उसको रोका है, उसको बदबूदार होने से रोका है, जो कि हमारे उत्तराखंड में हो गई है। तो ये तालाबों हैं हमारे बीच के इलाके में, जहाँ ख़ास तरीके की फिजियोग्राफी ने तालाबों की गुंजाइश संभव की। जैसे आपके यहाँ ये पहाड़ियों ने, अगर ये पहाड़ियाँ नहीं होती तो ये एक नदी बन के चली जाती। नेपाल में जो है एक नदी थी, वो नदी को टेक्टोनिक्स ने अलग अलग लेक्स में बदल दिया। आपके यहाँ तालाब बने हुए हैं, वो नदी नहीं बन रही है, नदी अगल बगल से जो है बह जा रही है, जैसे कि नर्मदा। अब हिमालय के जो 3 बड़े रिवर सिस्टम हैं, सबसे पहला इंडस है, दूसरा जो है आपका गंगा है, और तीसरा जो है आपका ब्रह्मपुत्र यानी कि सांगपो है। और ये तीनों ट्रांसनेशनल नदियाँ हैं। ये मल्टीनेशनल, ट्रांसनेशनल शब्द बुरे अर्थ में ही हम लेते हैं, यहाँ वो पहली बार पॉजिटिव अर्थ में है कि हाउ
Rivers connect different territories, modern nation states, cultures and communities. तिब्बत से नदी जन्म ले रही है, सिर्फ उत्तराखंड ही इसमें छोड़ दिया नेचर ने कि वहाँ कोई नदी तिब्बत से ओरिजिनेट होकर मेन लैंड में फ्लो नहीं करती है। लेकिन और जगह लद्दाख में आप देखेंगे इंडस, इधर देखेंगे सतलज, फिर नेपाल की तरफ जाएंगे कर्णाली से लेके भोटकोशी और अरुण नदी तक आपको दर्जनों नदियाँ मिलेंगी जो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही हैं, फिर नेपाल में आ रही हैं, फिर यहाँ आ रही हैं। अगर सार संक्षेप में कहा जाए कि गंगा, इंडस और सतलज नदियाँ तकरीबन भारत के 43.8% ज्योग्राफी को कवर करती हैं। देयर कैचमेंट इज टोटली 43.8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडियन नेशन। और ये क्या करती हैं, 60% वाटर फ्लो जो है या वाटर बजट जो है दैट इज डिसाइडेड बाय दिस रिवर्स। जो बाकी बचता है 63 अगर रहा तो 37 रहा, जो बाकी 37% वाटर बजट ऑफ इंडियन नेशन है वह देश की सब नदियां मिला करके उसको तय करती है। इससे आप हिमालयी नदियों का कंट्रीब्यूशन समझ सकते हैं। इसको और विस्तार से समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है और रिवर्स पर हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। गंगा पर जो काम हुए हैं वो माइथोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा हुए हैं कि कैसे आई कैसे नहीं आई, सगर के उनका क्या था, वो मिथ अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के लिहाज से उनको एक ख़ास तरीके की ज्योग्राफी और टेक्टोनिक्स कैसे प्रभावित कर रही, कैसे विवश कर रही है कि वो ऐसा रूप ले, ऐसे बहे कि कहाँ वो चुप हो जाती है जैसे कि बचपन में ट्रांस हिमालय में, कहाँ वो गरजती है जैसे कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन जियोलॉजिकल जोन में, और कैसे फिर वो मैदानों में आके पस्त हो जाती है जब उससे नहरें निकाल दी जाती हैं और जब उससे और उसके अस्तित्व के बहुत सारे हिस्सों को निचोड़ लिया जाता है। और गंगा तो एक तरीके से नहरों में ही चली जाती है, वो तो जमुना का भला हो कि उसमें राजस्थान से मध्य प्रदेश से आई हुई नदियाँ जो हैं वो करती। तो खैर इनके विस्तार में जाना संभव नहीं है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इनमें गंगा सबसे बड़ी है। किस अर्थ में गंगा बड़ी है कि वो 26% नेशनल एरिया को कवर करती है और करीबन 25% वाटर वॉल्यूम को निर्धारित करती है। और हम लोग, आप और हम, यानी कि मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो नर्मदा से उत्तर का जो इलाका है वो पूरा का पूरा गंगा सिस्टम में जाता है। जो आपका महाकाल का जहाँ का मंदिर है वो नदी चुपचाप यहाँ छोटी नदियों से मिलती है डाकू प्रदेश के, फिर वो कैसे जमुना में मिलती है, और जमुना किस तरीके से इलाहाबाद में गंगा को रीइन्वेंट करती। सरस्वती तो कब की गुम हो गई अगर रही होगी तो, अगर माइथोलॉजी में है तो अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ पर पस्त गंगा पहुँचती है इलाहाबाद में, और वहाँ जो है अब जाके जमुना जो है उसमें जान छोड़ती है। बाद में घाघरा आती है, वो पूरे नेपाल का तिब्बत का पानी लाती है, वो उसको आगे बढ़ाती है। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान। अब ये नदियों की एक एक झलक है जिसको आप लोग आजकल कहीं भी देख सकते हैं। ये जंस्कार और इंडस हैं जो उस सिस्टम को लाते हैं तिब्बत से। ये एक छोटी सी प्यारी नदी है, ये ट्रांस हिमालय की है लेकिन है हमारे हिमाचल प्रदेश की। ये स्पीति नदी है और स्पीति नदी पिन पार्वती से ला रही है, ऊपर से पानी ला रही है, और कितना सिल्ट आता है इसमें, इससे अंदाज आता है होगा कि जो कोल्ड डिजर्ट वाला इलाका है तिब्बत में हो, हमारे यहाँ हो, वहाँ नदियों का मिजाज इस पर निर्भर है कि कितना मास यानी कि सिल्ट का नदी के साथ आ रहा है और नदियाँ चौड़ी होती। अब हमारे उत्तराखंड में भी नदियों का ये मिजाज होने लगा है। ये इस बात का संकेत है कि पूरी क्लाइमेट चेंज हो रही है। हमारे यहाँ कोसी नदी को देख सकते हैं, उसमें जो बड़े बड़े गंगलोड़े, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसके बदले ये डस्ट और इस तरीके का आ गई। 10 किलोमीटर में एक बड़ी चट्टान को नदी चूरा बना देती। तो ये बहुत बड़ी पावर है, उसको हम बिजली के रूप में कैप्चर करते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि नदी में सिर्फ पानी बहता है। नदी में कभी कभी पानी से ज़्यादा सिल्ट बहती है और एनर्जी बहती है, जिसको हम कोमोडिफाई करने लगे हैं, इसलिए इतने बड़े हाइडल वगैरह बन रहे हैं। और उसके बाद उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, नदी की बायोडाइवर्सिटी होती है। अभी मैं कल्चर और ह्यूमन सोसाइटी को ला ही नहीं रहा हूँ, उसके किनारे कितने बड़े नगर, कितने बड़े गाँव वगैरह बसे, व्यापारिक केंद्र बसे, आदि आदि। ये सतलज है जो तिब्बत में तो बड़े शांत भाव से बहती है। अगर आप तिब्बत गए हों तो मानसरोवर का पानी ये आगे ले जाती है, फिर राजस्थान का पानी भी आता है इसमें, बल्कि राजस्थान के पानी से ये आती है, और कैलाश का पूरा पानी इसी में आता है। कैलाश का पानी मानसरोवर में नहीं जाता है, ये देखने की बात है। और फिर ये आगे आती है, आगे आके ये जो है तीर्थापुरी में हॉट वाटर स्प्रिंग इसका स्वागत करते हैं। जब चारों ओर बर्फ़ होती है तो हॉट वाटर स्प्रिंग के इलाके में जो है वो बर्फ़ गली होती है, और हमारे जितने तीर्थ स्थान हैं उनमें भी हॉट वाटर स्प्रिंग आपको बहुत मिलते हैं, जहाँ पर आदमी जीवित रह सकता है उस हॉट वाटर स्प्रिंग के कारण। फिर उसके बाद ये हमारे खाब में आती है। खाब में माने कि हमारे किन्नौर में, और किन्नौर में इसमें स्पीति नदी मिलती है, और फिर ये आगे बढ़ती है रामपुर भूसर से, और भाखड़ा नंगल इसी में बनता है, और फिर
पाकिस्तान में जाके ये इंडस में मिल जाती। ये टिहरी का आखिरी चित्र है। टिहरी ये 260 मीटर हाई डैम के नीचे ये शहर दब गया है, जो 1815-16 में बसना शुरू हुआ था। ये इसमें भागीरथी है और दूसरी विलंगना है। फिर आगे आते हैं तो ये कुमाऊं उत्तराखंड की ईस्टर्न नदियां हैं, काली, गोरी, धौली, सरयू वगैरह। इसमें नेपाल की तरफ से भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो जोंजी भी है ऊपर, और संगम में इतने पत्थरों का होना इस बात का संकेत है कि कैचमेंट में कोई बड़ा अपहीबल है, इतने बड़े बोल्डर आ रहे हैं। और नीचे ये पंचेश्वर है, जहाँ काली और सरयू नदी मिलती है, जहाँ पर एक डैम प्रपोज्ड है, बड़ा कंट्रोवर्शियल डैम है। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि उस तरफ नेपाल के गांव हैं, इस तरफ जो है भारत के गांव। ये फिर कर्णाली नदी है जो कैलाश मानसरोवर के साउथ से आ रही है। ये तीस्ता नदी, एकदम हम नेपाल पार करके तीस्ता में चले गए हैं। अभी आपको याद होगा, मैं आगे कहीं बताऊंगा कि इसी सितंबर में काठमांडू में कितनी बड़ी फ्लड आई, और उसमें बहुत बड़ा कैचमेंट जो है स्नोई रेंज में नहीं है, और बाकी जो है खुला इलाका है। लेकिन अर्बनाइजेशन काठमांडू के आसपास इतना ज़्यादा हुआ है कि वो फ्लड करके आगे आ गया। ये तीस्ता और रंगित नदियां हैं जो गंगा के कैचमेंट के बाद अब ब्रह्मपुत्र के कैचमेंट में हम चले जा रहे हैं। ये उधर का पूरा पानी लाती हैं सिक्किम का, सिक्किम के अंतर्वर्ती इलाके का। इसी तीस्ता नदी के जलागम में जो अभी ग्लेशियर लेक बर्स्ट हुआ, उसने पॉपुलेशन को बहुत नष्ट किया हो कि नहीं किया हो, क्योंकि वहाँ बिखरी हुई पॉपुलेशन है, नदी के किनारे कम थी। उसने सबसे बड़े प्रोजेक्ट तीस्ता 3 को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। उसकी नींव तक नहीं मिली। इतना वायलेंट और इतना डिस्ट्रक्टिव एक तरीके से ये घटना थी जो पिछले साल हुई। नेक्स्ट प्लीज। फिर आगे जाते हैं तो पुनाखा की नदी। नेक्स्ट प्लीज। ये अगर आप कभी काठमांडू से लासा के लिए फ्लाई करें, जो कि इंडियंस को अलाउ नहीं करते, वो कभी कभी तुक्का लग जाता है वहाँ, अगर शांति हुई तो वो लोग अलाउ करते हैं, और आपको एक चाइनीज़ एयरलाइंस के माध्यम से 5 दिन के होटल को बुकिंग करके जाना पड़ता है। फिर एजेंट आपको रास्ता बता देते हैं कि आप रुक के फिर अपना वापसी का टिकट कर दे, बाई रोड आना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बत को देख सको। तो ये हवाई जहाज़ से ब्रह्मपुत्र का ये मिजाज है सिगात्से के पास। ये लटों की तरह बिखरी हुई है, इतनी चौड़ी है, इसलिए इसमें पुल नहीं बना कोई। इसमें याक के स्किन का जो है नाव बनाई जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ये ब्रह्मपुत्र को अगर हम आसमान से देखें तो जहाँ से वह टर्न होती है साउथ वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि नामचे बारवा पर्वत से वो एकदम टर्न होती है, वहाँ पर इस तरीके से आती है। जहाँ जहाँ आपको व्हाइट दिख रहा है वो रैपिड्स हैं, और कहीं कहीं बड़े फॉल हैं, और एकदम से मतलब तिब्बत के प्लेट्यू से, यानी कि 9000 10,000 से आप 7000 6000 में नीचे आ जाते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में ये प्रकट होता है। वहाँ से नदी का फ्लो साउथ वेस्ट है, और फिर वह गुवाहाटी में आके आगे को बढ़ती है। नेक्स्ट प्लीज। ये खप्तड़ है। ये एक ताल आगे सवेरे हम बात कर रहे थे, ये यमद्रक्षो है जो मैं आगे उसमें बता रहा था ना, वो जो मैप आपने एग्जीबिशन में लगाया था। आज सवेरे एग्जीबिशन हिमालय की देखी तो बड़ा आनंद आया उसमें। तो ये यमद्रक्षो लेक है तिब्बत में, बहुत कोनों वाला। ये भी कोई शायद नदी रही हो, और फिर वो नदी के चारों तरफ लैंडस्लाइड या जो भी अपहीबल हुआ होगा, उसने इसको इस तरीके का लेक का रूप दे दिया। नेक्स्ट। बहुत फैला हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। अब हिमालय की जो बायोकल्चरल डाइवर्सिटी आती है उसमें बड़ा रिच है हिमालय, और हिमालय पूरे प्लेनेट का इट इज़ ओनली 0.3%। पूरे प्लेनेट की जो क्षेत्रफल है उसका हिमालय मात्र 0.3% है, बट इट रिप्रेजेंट 10% बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ग्लोब। पूरे पृथ्वी के जैव विविधता का 10% हिमालय में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये बायोडाइवर्सिटी तभी रहेगी जब उसकी हम हिफाजत करेंगे। अब हम तरह तरह से उसमें घुसे जा रहे हैं। करीबन 10% to 11% जो है नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज में भी हिमालय में है। उसमें हमारा ये पश्चिमी घाट भी बहुत संपन्न है। फिर हिमालय की जो बायोकल्चरल, अब कल्चरल सोशल डाइवर्सिटी है वो भी बड़ी मज़ेदार है। जो एनिमिस्टिक वेज हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। जो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन्स हैं वो सब यहाँ पर हैं। हिंदू यहाँ पर हैं, बोनपा यहाँ पर हैं, बौद्ध यहाँ पर हैं, जैन यहाँ पर हैं, क्रिश्चियन यहाँ पर हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। लेकिन मुट्ठी भर ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशनल धर्म को मानने से आज भी इनकार करते हैं, हालांकि उन पर बहुत प्रेशर है, उनको कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल रिलीजन ऑप्ट करना पड़ता है। सिखों के 3 बड़े स्थान हमारे उत्तराखंड में ही। ये रिलीजियस कल्चरल डाइवर्सिटी भी एक तरीके से देखने की बात है। फिर उसके बाद जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं, डाइवर्स एथनिक ग्रुप हैं, डायनेस्टिक हिस्ट्री है, बहुत ही प्लूरलिटी ऑफ किंगडम है। जब हुएनसांग आया था वो उत्तराखंड में ही कहता है 8-9 राज्य थे करके, बाद में तो 52 गढ़ियों की, नेपाल में सुना होगा 22 और 24 राज्यों की बात आपने सुनी होगी। सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी ये बहुत सारे नमूने इस तरीके के मिलते हैं। ट्रांस हिमालयन ट्रेड आता है, आदि आदि।
फिर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी देखने लायक है, फोक नृत्य हो, फोकलोर हो, बैलेट्स हो, हिमालय में इतनी वैरायटी है। उसके बाद क्लॉथ्स और कॉस्ट्यूम्स को देख लीजिए, अभी टोपियों का जिक्र हो रहा था, आप नॉर्थ ईस्ट से लेके हुंजा गिलगिट तक की टोपियाँ अगर देखेंगे तो यू विल हैव मोर देन 200 टाइप्स ऑफ कैप्स और नॉट लेस देन 100 टाइप्स ऑफ शूज़। वो किस तरीके से चमड़े का जूता बना रहे हैं, बांस का जूता बना रहे हैं, घास का जूता बना रहे हैं, रिगाल का जूता बना रहे हैं, याक की खाल का जूता बना रहे हैं, भेड़ की खाल का, ये वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर शॉल देखेंगे आप, ये सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, जो कल्चर में भी आती है, वो सोशली है कि नागालैंड में जाएंगे, एक छोटा सा प्रांत है, 16 कम्युनिटीज़ है, 14 लैंग्वेजेज है। 14 लैंग्वेजेज में कोई एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानता है। आपस में बात करने के लिए उन्होंने नागामीज लैंग्वेज को डेवलप किया, जिसमें वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा बोलेंगे तो बगल का अपातानी, वो जो क्या बोलते हैं, ये थायो नागा है, वो पता चला कि ये जो फिजो जिस नागा उससे थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ उसका, उससे डायलॉग नहीं कर सकता है। तो नागामीज उन्होंने डेवलप की, जिसमें आसामी भाषा का प्रभुत्व एक तरीके से दिखाई देता है। एक छोटे से नागालैंड में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को दिखा, लेकिन नागालैंड फिर उनसे मिलकर बनता है। करीबन ऐसे ही जूतों की डाइवर्सिटी है, आर्किटेक्चरल, और वो अभी मैं व्यूज में कुछ दिखाऊंगा चित्रों में। मोर देन 600 लैंग्वेजेस टेंटेटिवली सर्वाइव्ड इन हिमालय। और हमारा जो पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया गणेश देवी के नेतृत्व में हुआ, उसमें ये लगता है कि हिमालय में हमारे यहाँ करीबन 150 के करीब इंडियन हिमालय में लैंग्वेजेज हैं, अभी भी कुछ अनट्रेस्ड एक तरीके से रह गई होंगी। उसके बाद ये फूट हिल से लेके ट्रांस हिमालय तक ये डाइवर्सिटी दिखाई देती है। और जहाँ जहाँ पर नेशन स्टेट्स के बॉर्डर हैं, जैसे भारत का नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से बॉर्डर है, वहाँ पर आप देखेंगे कि कम्युनिटी है, उधर से भी कुछ आया है, इधर से भी कुछ वहाँ गया है। तो ये हर जगह हम देख सकते हैं, चाहे वो रिलीजन के रूप में बुद्धिज्म आया हो, पश्चुरिज्म आया हो, ट्रांस हिमालयन ट्रेड आया हो, उसके बाद ये हाई एल्टीट्यूड के जो एनिमल हैं उनके साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री आई हो, स्किन की आई हो, ऑयल ऊल की आई हो। फिर तरह तरह की वनस्पतियाँ हैं। नेक्स्ट प्लीज, वनस्पतियों के साथ स्मारकों को बनाने का सिलसिला है। नेक्स्ट प्लीज, ये बहुत सारे मुखौटे हैं, जो चीज़ हम अपने चेहरे से प्रकट नहीं कर पाते हैं वो हम मुखौटों से प्रकट करते हैं। तिब्बत के जितने नृत्य हैं, नेपाल के बहुत सारे नृत्य हैं, हमारे यहाँ नंदा देवी के नृत्य हैं, मुखौटे बने हुए हैं, क्योंकि मनुष्य की एक्टिंग की एक लिमिट होती है। और मुखौटे में आप कभी कभी वो देखते हैं जिसके बारे में आप ये मानते हैं कि आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मास्क्स आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस, जो आप सोचते हो उसको आप मुखौटों में देते हो। नेक्स्ट प्लीज, ये भूटान के मुखौटे हैं। और बहुत कुटीर उद्योग है। ये आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी का एक खाला नमूना है। वो देखिए उधर एक गुजर का हट है, बहुत ही सुंदर बनाया है। आप ये देखिए महासू का मंदिर है, पुराना मंदिर तोड़ दिया है, जो शुद्ध एक तरीके से मैनुअली और रॉ मटेरियल यहीं का इस्तेमाल करके, बिना सीमेंट बिना टाइल के बना था, अब उसमें टाइल वाला बन गया है। ये देखिए जोरावर सिंह का मठ फोर्ट है, जब आप लद्दाख गए होंगे आपने एयरपोर्ट के बगल में ही इसको देखा होगा। 1830-40 के बीच में ये बना था, 32 के आसपास। 32 में तो वो मारा ही गया था तिब्बत में। ये लेह का फोर्ट दिखाई दे रहा है, और जो सबसे इधर है वो तवांग है। तवांग का पूरा मोनेस्ट्री जो है रॉक से बना है, पूरा स्ट्रॉन्ग पत्थर से बना हुआ है। और आप लोगों में से बहुतों को अंदाज नहीं होगा कि बुद्धिज्म का वो बड़ा गढ़ था, और 6th दलाई लामा वॉज बोर्न नियर तवांग। उसका घर अभी वहाँ प्रिजर्व कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। छोटा सा पीरियड उसका रहा। ही वॉज नॉट ओनली ए गुरु, वो एक कवि भी थे, और सांसारिक प्यार मोहब्बत करने के लिए भी तैयार थे, जो कि उनके यहाँ मना था उस तरीके से। और जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। तो तवांग भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरीके से केंद्र रहा, और आज भी तवांग बड़ा इंपॉर्टेंट केंद्र है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आर्किटेक्चरल नमूने दिखा रहा हूँ कि वैरायटी आपको दिख जाएगी। अंग्रेजों के ज़माने में गॉथिक आर्किटेक्चर भी इसके साथ जुड़ गया। लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करके कैसे चर्चों से विकसित हुए गॉथिक आर्किटेक्चर को हिमालय में करें। जितने राजभवन हैं, जितने भवन हैं, शिमला से लेके आप दार्जिलिंग तक देखेंगे, उनमें आपको गॉथिक नेटिव जिसको आप कहते हैं उसका रूप दिखाई देगा। नेक्स्ट भी, बायोडाइवर्सिटी के बहुत नमूने हैं, मैं खटखट करके दिखाता हूँ। जैसे याक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी, और डबल हम्प बैक्टीरिया है। आप इधर देखिए, एशियन एलिफेंट है, तो बंगाल टाइगर है, कहाँ बंगाल और कहाँ यहाँ तक पहुँच गया है। फिर उसके बाद कस्तूरा मृग आपको दिखाई दे रहा है, डबल हम्प ऊंट दिखाई दे रहा है, हिमचितवा दिखाई दे रहा है। और जो कस्तूरा मृग है उसका जो मेल होता है, उसके पैड में कस्तूरी मिलती है, जो तमाम दवाओं के काम आती थी, तमाम जिसको कहेंगे प्रसाधनों में काम आती थी, और बड़ी
जब हिमालय के राजा मुगलों से मिलने के लिए जाते थे वो गिफ्ट के रूप में कस्तूरा मृग देते थे। गौरा देवी की अगर आपने फ़ोटो देखी है तो उनका जो जैकेट है यहाँ पर जो लॉक करने का था चांदी का बटन, उसके बगल में एक कस्तूरे मृग का दांत भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो हाई एल्टीट्यूड वाले हंटिंग करते थे और फिर कस्तूरे के दांत को एक धरोहर के रूप में, एक उपहार के रूप में इस्तेमाल करते। ये भरल जो हैं जिनकी संख्या बहुत घट गई थी, ये अब संख्या बढ़ गई है। ये ब्लू सी पीस को कहा जाता है। ये गंगोत्री नेशनल पार्क में जाएंगे आपको सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये आपका पंडा। नेक्स्ट प्लीज। ये आपको शायद दिखा नहीं होगा कभी, ये टाकिन है। ये भूटान का नेशनल एनिमल है और टाकिन की विशेषता ये है कि ये कभी आपको बकरी का और कभी आपको एक तरीके से 2-3 जानवरों का मिक्स लगाता है। और अब इसके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ उस पर कोई काम करेगा कभी। उन्होंने बढ़िया नेशनल पार्क बनाया। नेक्स्ट प्लीज। ये मिथुन है जो नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंट जानवर ही नहीं है बल्कि आपकी सामाजिक हैसियत को भी एक तरीके से बताता है। जैसे हमारे हाईलैंडर्स की हैसियत को बताता है कि कितनी बकरियाँ हैं। उन्होंने कहा 5000 बकरियाँ हैं। भेड़ कितनी है? 7000 है। हम पिछली बार कर्णाली घाटी से तिब्बत की तरफ जा रहे थे, हमें 11,000 भेड़ बकरियों का कारवां मिला। हमें करीबन 1.5 घंटा वो पास के ऊपर से रुकना, उनको देखने का मौका मिला, क्योंकि वो जब जाते थे तो उसमें आप चल नहीं पाते थे। नेपाल में भी वो मौजूद है। हमारे यहाँ इंडो तिब्बत ट्रेड के ख़त्म होने के बाद, चाइना से लड़ाई होने के बाद हर दर्रे से बकरियों का, भेड़ों का जाना, और बकरियों का ये जाना जो था ये इकोलॉजिकली बड़ा बैलेंस था, क्योंकि वो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग इलाकों में चराई करते थे और फिर ऊपर जाके लौट जाते थे। किसी एक जगह प्रेशर नहीं पड़ता था। मुझे ये भी याद है कि हमारे इलाके में जब भेड़ बकरियों को लेके भोटिया लोग आते थे तो गांव के सयाने लोग उनके पास जाते थे कि भोटिया महाराज आज हमारे खेत में बकरियों को रोक दो, क्योंकि अगर 500 बकरियां, 1000 बकरियां आपके खेतों में बैठ गई हैं तो 2 साल के लिए पेरिनियल, जिसको कहेंगे ऑर्गेनिक खाद, आपके खेत को मिल जाती थी। तो ये रिश्ता एक तरीके से बना हुआ। तो इसके खाने पीने की व्यवस्था वो लोग करते थे, वो इस तरीके का चलता था। अब स्ट्रगल लग गया है हर जगह, मोटर रोडें आ गई हैं, इवन जो गुजर हैं वो अपने जानवरों को लेके नहीं जा पाते। नेक्स्ट। ये राइनो है वहाँ काजीरंगा का। इंडस वैली की सील्स में आपने देखा होगा वन ऑफ द मेजर आइटम्स ये रहा है। कहाँ? इंडस के किनारे में। 1844 की एक रिपोर्ट मैंने अपनी किताब में रिफ़र की है कि कोटद्वार में राइनो देखा गया, और आज सिर्फ वो काजीरंगा नेशनल पार्क और चितवन नेशनल पार्क में है। ये एक प्रजाति है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये गुम हो गई थी, लेकिन अब पता चला कि ये गुम नहीं हुई है। हमको ये एवरेस्ट के इलाके में दिखी। इसको स्नोकॉक कहा जाता है। तो ये एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, सौभाग्य से 2-3 जगह ही मिल गई है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप टैगोपान देख रहे हैं ऊपर, फिर ये ब्लैक नेक्ड क्रेन देख रहे हैं, फिर मोनाल देख रहे हैं। ये मोनाल का दुर्भाग्य से मैं इसका वो नहीं ला पाया जो वीडियो था, नहीं तो आपको इसका डांस देखने का मौका मिलता, लेकिन मैं भेज दूंगा कभी आप अपने किसी कार्यक्रम में उसको इस्तेमाल करते हैं। अनूप शाह ने बड़ी दुर्लभ 3 दिन इंतज़ार करके एक मोनाल को डांस करते हुए देखा, विच वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ मोनाल डांस डन इन एनी पार्ट ऑफ हिमालय। तो ये मोनाल है। फिर तितलियों के बहुत प्रकार हैं। हमारे एक साथी ने भीमताल में काम किया है, उसने 1200 तितलियों का पूरा सर्वेक्षण किया है। तितलियाँ क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी इंडिकेटर है। जहाँ जरा सी भी जलवायु में परिवर्तन होगा, जरा सी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो इलाका छोड़ देंगी। जबकि तितलियाँ हमारी तरह 70, 80, 90 साल नहीं जीती हैं, वो तो कुछ महीने उनकी ज़िंदगी होती है। उस ज़िंदगी में भी वो चयन कर लेती हैं कि मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बहुत तरीके की मछलियाँ हैं। नेक्स्ट प्लीज़। बहुत सारे जानवर इस बीच ख़त्म हो गए। तो फौना पर जो प्रहार है उतना फ्लोरा पर हमारे यहाँ हिमालय में नहीं रहा। हमारी यात्राओं के अनुभव भी कहते हैं। और बहुत सारे, नेपाल हमारे बॉर्डर में पड़ता है तो बहुत स्मगल होकर वहाँ चला जाता है। एनिमल बॉडीज़ के पार्ट्स जो हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इज्जत है। इवन शेर के हड्डियों का चूरा बना के ये विश्वास बना हुआ है कि उससे आपका यौवन लौटता है, या आपकी जो क्या कहेंगे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ये बने हुई। जो भालू है उसके पित्ताशय से कितनी बीमारियां वो होती हैं, ये सब चीज़ें अभी तक हैं। तो स्मगल आज भी होता है। IUCN के रूलिंग्स के बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर बहुत तरीके के लोग यहाँ पर हैं। ये ड्रोकपाज हैं ब्लू आइज वाले। ये कहा जाता है कि ये उसके ज़माने में यहाँ आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में। इनकी आँखों का नीलापन बना हुआ है। कभी आप लद्दाख में इंडस के किनारे दा और हनु गाँव में जाएंगे तो इनको देख सकते हैं। ये बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, और एक मुस्लिम भी हो गए। अलग अलग समयों में अलग अलग धर्मों को ऑप्शन लिया इन्होंने। और इनका पूरा छोटे सा समूह है इनका। इनको द्रोकपा, सॉरी, डी फॉर द्रोकपा। ब्रोकपा तो आपको सिक्किम में, भूटान में वहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज।
फिर ये बहुत चेहरे हैं, जैसे मगर है, ये नेपाल की एक, तिब्बत की एक महिला दिखाई दे रही है, ये एक कश्मीरी गुज्जर दिखाई दे रहा है, और ये जो है ये भूटान की ब्रुक्पा है, काली टोपी वाली। तो ये वैरायटी ऑफ इससे 2-3 तरीके की चीज़ें पता चलती है। जब एथनिक माइग्रेशन से हुए होंगे पुराने ज़माने में, उनकी इंटरमिक्सिंग हुई होगी, शुरू में उनमें स्ट्रगल रहा होगा, धीरे धीरे उनमें समन्वय हुआ होगा, एक जैसी ऑक्सीजन, एक जैसा पानी, एक जैसी धरती में अगर रह रहे हों तो धीरे धीरे उनमें समन्वय होता है। तो और फिर एसिमिलेशन की प्रक्रिया पूरे हिमालय में बढ़ी, तो एक संयुक्त संस्कृतियाँ विकसित हुई। आज के जब आजकल पिछले अनेक सालों में हम ये जाति और इसकी बहुत सारी हल्ला सुन रहे हैं, जाति और धर्म की, उससे पहले कम्युनिटीज़ ने किस तरीके से को एग्जिस्टेंस और एक शेयर्ड लेगेसी जो है कल्चर की वो विकसित की, वो देखने लायक है। उस ज़माने में उन्होंने ये विकसित की। नेक्स्ट प्लीज। ये गुजर हैं जिनको अभी हिमाचल में तो शेड्यूल ट्राइब माना गया है, उत्तराखंड में उनको शेड्यूल ट्राइब तक नहीं माना गया है, जबकि वो उनका मोड ऑफ लिविंग वाकई नोमैडिज्म है, पेस्टोरलिज्म है। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत तरीके के चेहरे हिमालय में दिखेंगे, उसका एक नमूना है। नेक्स्ट प्लीज। ये तिब्बत के चेहरे हैं, तिब्बत के गहनों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आज भी खेती बहुत इंपॉर्टेंट वो बनी हुई है, और महिलाएं आउट माइग्रेशन के कारण महिलाओं पर ज़बरदस्त दबाव है। नेक्स्ट प्लीज। ये महिलाओं पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो जब से माइग्रेशन हुआ नेपाल और हमारे यहाँ से खास तरीके से उत्तराखंड से, तब से पूरी गांव की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी जो है वो माँ के ऊपर है। गीत हो कि अल्पना हो, बकरी पालना हो, बच्चे पालने हो, बच्चियाँ पालनी हो, माँ ने करनी है। गीतों को जिंदा रखना है, माँ ने रखना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। ये एक वैक्यूम जो है आउट माइग्रेशन ने किया। आउट माइग्रेशन की अभी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई। एक ज़माने में इसने मनियाडर इकोनॉमी दी हमें, लेकिन अब ये हो गया है कि जिस एक हिंटरलैंड में एक अंधेरा भी जो है आउट माइग्रेशन ने किया है पैदा। लेकिन आउट माइग्रेशन ने बहुत सारे लोगों को बाहर जाके खेलने का मौका दिया है। अगर आउट माइग्रेशन नहीं होता तो भाई सिंह भूटिया से लेके महेंद्र सिंह धोनी तक हमारे सामने कोई नहीं होते, क्योंकि आउट माइग्रेशन के कारण उनको एक नए परिवेश में एक नया माहौल बना, जहां उनकी एक अननोन फैकल्टी को एकदम से उग जाने का, आगे बढ़ने का मौका मिला। नेक्स्ट प्लीज। ये झूम जैसी कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में होती थी, धीरे धीरे सिमट रही है। नेक्स्ट प्लीज। और आउट माइग्रेशन बहुत बड़ा फेनोमेना है, जैसा मैंने बताया वो धन और ऋण दोनों है। सिर्फ ये है कि जो बच गए हैं उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए, उनके लिए अच्छी स्कूलिंग, अच्छी हेल्थ की व्यवस्था, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाए हैं। तो आउट माइग्रेशन की, जैसे नेपाल में समझ रहे हैं उसको, नेपाल में हर तरह का हार्ड वर्क करते हैं। हमारे यहाँ उतना हार्ड वर्क मैनुअल लेबर करने के लिए समाज तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी राज के दौर में एक तरीके का नौकरी पेशा सिस्टम बहुत आ गया। अब उसकी 8वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं जनरेशन जो है नौकरियों की आ गई। जो फ़ौज में पहली बार भर्ती होकर सिपाही बन के गया, उसके अगले 2-3 जनरेशन में हवलदार, सूबेदार तक चले गए। और आज हमारे यहाँ से उत्तराखंड से ही कम से कम 30-35-40 के करीब जनरल फौज में, मतलब जनरल के रैंक के तीनों आर्मियों में जो है आपको मिल जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिल जाएगा। नेपाल की फ़ौज कम से कम 5 कंट्रीज की सिपाही है। भारत में, नेपाल में तो है ही, इंग्लैंड में है, फार्मोसा में है। और जो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा गोरखाज को लिया जाता है, क्योंकि उनका जो रिजिडपन है, उनका जो एक सिपाही का कमिटमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा था। 1857 में दिल्ली के रिस्टोरेशन में बड़ा योगदान रहा गोरखों का। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि 1930 में 23 अप्रैल के दिन पेशावर में जब निहत्ते पठानों पर, खुदाई खिदमतगारों पर, बादशाह खान पर गोली चलाने से गढ़वाली सिपाही ने इनकार किया था, तो दूसरे ही दिन बंदूक लेके फायर करने वाले के लिए गोरखा सिपाही आए थे और 200 लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो ये जो मार्शियल रेसेस वाला है वो एक अलग एस्पेक्ट है, अभी उसकी गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। आउट माइग्रेशन एक फेनोमेना है जिसका दोनों तरीके से प्रभाव है, क्योंकि आपके पास वहाँ ह्यूमंस नहीं है जो उस इलाके को एक ह्यूमन पद्धति से जो है नियंत्रित करने का प्रयास करें। और अर्थक्वेक जो है वो अकेली ऐसी आपदा है जो पूरी तरीके से नेचुरल है, जिसमें किसी का कोई नहीं है और ये बिना वार्निंग दिए आती है। इसलिए जापान में एक बड़ा किस्सा है कि अर्थक्वेक को कभी नहीं भूलो, नेवर फॉरगेट अर्थक्वेक्स। अगर भूल जाओगे तो वो आ जाएगा। तो जापान ने अर्थक्वेक के साथ रहना सीखा। फिर भी जापान की परीक्षा हर बार लेता रहता है। जो पिछली बार वहाँ अर्थक्वेक आया उसका पूरा एटॉमिक सिस्टम जो है उन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत सारे भूकंप हैं, लेकिन हमारे हिमालय के संदर्भ में 1713 का ये बहुत सारे हैं, इनके विस्तार में जाना अभी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन 1803 का गढ़वाल का, 1897 का असम का,
1905 का कांगड़ा का और 1950 का आसाम का। ये भूकंप ऐसे हैं जो 8+ रेक्टर स्केल के थे, जिन्होंने पूरी फिजियोग्राफी बदल दी। और 1897 के आसाम के भूकंप ने एक फ्लड के द्वारा, लेक के बर्स्ट होने के बाद, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसी नदी में वो लेक बनी, उसने एक पूरे जंगल को जो 250 फीट 300 फीट तक ऊंचे पेड़ों को लिए हुए था, कम से कम 200 फीट तो थे ही उसमें औसत ऊंचाई, उस सबको मलबे से ढक दिया। और 1950 के भूकंप ने जब दोबारा फ्लड लाया, उस पूरे मलबे को बहा ले गया, तो पेड़ों के कंकाल वहाँ पर खड़े थे। अब हमारे लिए आश्चर्य था जब हमने पूछा वहाँ, तो उन्होंने कहा कि ये 1897 के फ्लड में जो पेड़ डूब गए थे, उस मलबे को ये अगला फ्लड जो है बहा ले गया। अब ये उस समय के कंकाल हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पेड़ थे तो सड़े नहीं थे, उनके जीवित भी नहीं थे, वो खड़े थे। तो इस तरीके के अपहीबल देखते हैं। 1803 के जो भूकंप हैं, इन्होंने गढ़वाल में पूरा वो कर दिया था, करीबन 40 to 50% जो है स्ट्रक्चर जो थे वो सब तोड़ दिए। हम अंत की ओर जा रहे हैं, जल्दी नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत सारे जैसे लाझाकला का है, ये आपका गंडकी, काली गंडकी का मुक्तिनाथ जाते हुए रास्ते में, यानी कि जो नेपाल का बड़ा मशहूर पहाड़ है अन्नपूर्णा। आपने अन्नपूर्णा पर मशहूर माउंटेनियर की किताब पढ़ी होगी। वहाँ के लैंडस्लाइड हैं, वो किस तरीके से फिर नदी के पूरे सिस्टम को करती है। नेक्स्ट प्लीज। ये किन्नौर जो वाटर साइड अदर साइड जाता है, जहाँ मानसून नहीं पहुँचता है, वहाँ भी 2013 में मानसून पहुँचा और किन्नौर में भी इस तरीके का फ्लड आया। नेक्स्ट प्लीज। ये हम यहाँ आपदा को यहाँ पर ले जा रहे हैं। केदारनाथ का मंदिर है, ये 1882 का है। देखिए उसके चारों ओर झोपड़े हैं, जिनमें मैनेजर्स, पुजारी, प्रीस्ट रहते हैं, और दर्शन करने के बाद लोग लौट जाते थे। नेक्स्ट प्लीज। ये हम मई 2013 में जात के साथ मंदिर में गए, नीचे उखीमठ से लेके वहाँ तक। तो उस समय है पीछे आपको केदारनाथ डोम दिखाई दे रहा ऊपर। केदारनाथ पीक पीछे है। केदारनाथ पीक का पानी यहाँ नहीं आता, वो पानी भागीरथी में जाता है। लेकिन केदारनाथ डोम जो ऊपर वो दिख रहा है आपको एक्स के आकार का, वहाँ का ये पानी मंदाकिनी और इधर से सरस्वती आती है, उसके रूप में दिखता है। ये मई का समय है। नेक्स्ट प्लीज। ये छोटी सी चोरवाड़ी ताल है, क्योंकि बारिश जो थी वहाँ हेल आती थी या बर्फ़ गिरती थी, लेकिन उस बार जो है बारिश ऊपर तक चली गई। और जब मैं बता रहा था कि बर्फ़ का खड़ा होना और पानी का बहना, वो यहाँ पर संकेत हुआ। ये छोटा सा एक आर्टिफिशियल यानी कि नेचर का बनाया हुआ एक लेक थी, चोरवाड़ी ताल, गांधी सरोवर भी इसको कहते हैं। ये बर्स्ट हुआ। नेक्स्ट प्लीज। बर्स्ट हुआ तो अभी आप पिछले फोटो में आपने शांतनु के उसमें प्रेजेंटेशन में देखा होगा। ये जो मलबा नीचे को गया, इस तरीके से गया, उधर से वो सरस्वती जो यहीं मिल जाती थी वो उधर से गई, और वो ये इधर से गई, मंदाकिनी इधर से गई। जितना उस पानी और मलबे में हिट करने की क्षमता थी, उतना तहस नहस करके वो नदी नीचे को चले गई। अब नीचे आप देख रहे हैं गौर्ज है, नीचे को जो मंदाकिनी है वो गौर्ज में जा रही है। जैसे ही नदी कोई गौर्ज में जाती है, वो बहुत पावरफुल हो जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी नदी वहाँ तिब्बत में असहाय हो जाती है, क्योंकि फैल जाती है, वो और कुछ नहीं कर पाती है उसके किनारे, उसमें फिर पुल भी नहीं बना सकते आप। यहाँ नदी गौर्ज में जाती है तो पुल बनाना सरल हो जाता है, लेकिन नदी की डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत बढ़ जाती है। आप देखिए अगले में, ये नीचे रामबाड़ा है, जो मिड पॉइंट है। जब एज यू वॉक फ्रॉम नीचे से आप जिसको कहते हैं गौरीकुंड से जब आप वॉक करते हैं, तो ये मिड पॉइंट आता है, रामबाड़ा इसका नाम है। रामबाड़ा में तकरीबन 70-80 के करीब मकान है। ये मंदिर टमेटी का भी है, ये ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। ये हमने लिया है 12-13 मई 2013 को ये फोटोग्राफ लिया है। ये 16-17 जून को जब 400 mm बारिश हुई, आपको विश्वास ही नहीं होगा। ये देखिए पूरी घाटी को खरौंच के ले गया। तो किस तरीके के वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव कोई फ्लड हो जाता है जब पानी का इतना बड़ा वॉल्यूम होता है। और ऊपर से जो है आप बर्फीले इलाके में हैं, वहाँ जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ बारिश हो रही है, तो गिरी हुई बर्फ़ गल गई, जो बर्फ़ गिरती वो भी पानी के रूप में आ रही, तो वो एक्सेलरेशन हुआ। और नीचे क्योंकि हर जगह नदी के किनारे सिल्ट पड़ी हुई थी, उसने बहुत वायलेंस नीचे तक की। नेक्स्ट प्लीज। ये करीबन 20 फीट नदी का सरफेस पुल से है, और ये नदी पुल जो है, पुल के ऊपर से पानी चला गया। ये जब आप केदारनाथ को जाते हो रुद्रप्रयाग से, वहाँ पर ये पुल है। ये मिलावट का दौर नहीं था, इसलिए ये पुल टिक गया। अगर बाद का पुल होता तो अन्य पुलों की तरह ये कब का हो गया होता। नेक्स्ट प्लीज। ये केदारनाथ की तरफ वो फ्लड आया। केदारनाथ की जो अदर साइड थी, वहाँ से खीरों गंगा आती है। खीरों गंगा का पुराना रूप देखिए, चुपचाप है, कोई अंदाज भी नहीं लगाता। लेकिन नवीन जुयाल ने ये घोषणा कर दी थी कि खीरों गाड़ में भी गड़बड़ी है। अगर वहाँ बारिश हुई, क्योंकि वो बारिश पहुँचती है वहाँ तक, तो उसमें भी आएगी। और देखिए 2013 में इतना बड़ा फ्लड आया, इसलिए जो NHPC का ये JP का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था विष्णुप्रयाग, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए विष्णुप्रयाग परियोजना।
अभी जो सिक्किम में हुआ वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, वहाँ तो सिंगल ईंट भी नहीं बची, नींव भी नहीं बची। यहाँ फिर भी उसके कुछ स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं। 3 साल 4 साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके इसको रिस्टोर किया गया। नेक्स्ट भी ये धौलीगंगा में जो पिथौरागढ़ जिले में है, वहाँ किस तरीके से हाइडल प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है एनएचपीसी के, उसका संकेत है। और कितना मलबे का वॉल्यूम आप इस टर्न में देख रहे हो। नेक्स्ट भी ये श्रीनगर का जो पुराना किला था वो डिस्ट्रॉय तो हो गया था 1894 के फ्लड में, लेकिन उसके अवशेष बचे थे, ये 1970 के फ्लड में पूरे बह गए। नेक्स्ट भी ये एवरेस्ट के लिए जो भीड़ हो रही है आजकल, और ये एक एवलांच है अन्नपूर्णा में आया, ये मई के महीने में आया 2013 में। और एवलांच कब आया अंदाज नहीं, क्योंकि आपका समर का सीज़न चल रहा था और पोखरा पूरा टूरिस्टों से भरा हुआ था और टूरिस्ट फ्लड आया और 200 लोग पोखरा में मारे गए। कोई सूचना नहीं, कोई टेक्नोलॉजी के ज़माने में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, तो एवलांच आया पोखरा में, क्या बोलते हैं आपके अन्नपूर्णा पर्वत में, और उसके परिणाम जो है नीचे आए, क्योंकि नदी में उसने आर्टिफिशियल लेक बनाया, फिर वो बर्स्ट हुआ। और ऐसा कहीं भी हो सकता है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में 2-3 जगह हो गया है, और आपके हिमाचल में 1-2 जगह हो गया, उत्तराखंड में 1-2 जगह हो गया, नेपाल में हो गया। नेक्स्ट भी ये फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स जो हैं ये ओक के जंगल में भी होने लगे हैं और चौड़ाई वाले जंगलों में, चौड़ी पत्ती के जंगलों में भी होने लगे हैं, जो कि उससे पहले सिर्फ चीड़ में होते थे। इसमें आप देख रहे हैं ये चीड़ के जंगल की आग है, और पीछे अल्मोड़ा शहर दिख रहा है, उधर भी आग दिख रही है, पीछे हिमालय दिख रहा है। और ये जो ज़्यादा सघन धुएं वाला है, ये चौड़ी पत्ती जंगलों की आग है। चौड़ी पत्ती यानी कि ओक फॉरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा ह्यूमस पैदा करती है, सबसे ज़्यादा वेटनेस पैदा करती है। उस वेटनेस के कारण आग के लिए ऑटोमेटिक फायर लाइन बन जाती है, आग नहीं फैलती है, और ह्यूमस बनने से मिट्टी बनती है, नए पौधों को वो मिलता है। वो सब भी एक तरीके से इधर के सालों में, जो पिछले साल की आग लगी, उससे पहले साल की आग लगी, 20 में लगी, 16 में लगी, हिमाचल में, हमारे यहाँ और नेपाल में, वह इस बात के संकेत हैं कि आग का पूरा मिजाज जो है बिल्कुल भिन्न हो गया है। पहले वो सिर्फ चीड़ के जंगलों में हुआ करती थी, अब वो चौड़ी पत्ती के जंगलों में भी चली गई। नेक्स्ट भी ये जो 4 धाम सड़कें बनी, उसके पीछे जो लाल वाली सड़क जा रही है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और वो कितनी जगह अपहीवल करती है उसका संकेत दिया जा रहा है। नेक्स्ट भी ये जो इवोल्यूशन के 2 थ्योरी हमारे साथी डेवलप करते हैं आजकल, कि मनुष्य तो वहाँ चला गया, होमोसेपियन तक आ गया, और होमोसेपियन का वो जो विकास था वो वनस्पतियों जो अदर देन होमोसेपियन से हैं उनके लिए एक दूसरी, एक माइनस वाली प्रक्रिया शुरू हुई। नेक्स्ट भी ये पुरानी वाली एक रिपोर्ट है आईपीसीसी की, जिसमें वो आल्प्स, स्कैंडिनेवियन, कॉकेसस, हिमालय वगैरह वगैरह बहुत तरह के इलाकों में दिखाया गया कि रिशीडिंग सबसे ज़्यादा, मेल्टिंग कहाँ ज़्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं जो वो काली लाइन है वो हिमालय की है, सबसे ज़्यादा हिमालय में ये प्रक्रिया हुई रही। हालांकि हिमालय को जनरलाइज करने में गड़बड़ हो जाती है। हिमालय का जो वो वाला हिस्सा है, कराकोरम वाला, हिंदू कुश वाला, वहाँ मेल्टिंग अपेक्षाकृत कम है, वो नॉर्थ की तरफ भी है, वो भी कारण रहा होगा। हालांकि यूरोप में गलने की प्रक्रिया तेज़ी में आई है, आल्प्स में, ये बताते हैं। और दूसरा जो है इधर की तरफ ज़्यादा मेल्टिंग हमारे यहाँ हुई है, ये मानते हैं। नेक्स्ट भी, और ये इस तरीके की पुरानी पद्धतियाँ आइस वगैरह की हमारे यहाँ रही, नेपाल ख़ास तरीके से आपके लद्दाख में, वो कैसे, क्योंकि वहाँ जल्दी मेल्टिंग हो जाती है, वो बर्फ़ को रोक करके वो आर्टिफिशियल स्टोरेज कर लेते हैं और इसी से अपने इरिगेशनल पैटर्न बनाते हैं। ये सोनम वांगचुक का बनाया हुआ था जो हाल में बना, और वहाँ तो 2-4 व्यक्ति प्रोफेशनली इसको बनाते हैं, क्योंकि उनके वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि नीचे नदी बह रही है, इंडस वो बहुत नीचे है, शुरू बह रही है, नीचे है, तो ऊपर जहाँ पर उनके सेटलमेंट हैं वहाँ पर के पानी के लिए, अपनी छोटी मोटी खेती वगैरह के लिए इस पानी को वो इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट प्लीज। अब जहाँ पर हम ख़त्म करने की ओर आ रहे हैं, जो चैलेंजेज हैं, पहले चैलेंजेस जो थे वो मैंने बताया था कि इकोलॉजिकल चैलेंज है, और इन चित्रों के माध्यम से आपके मन में कुछ आया होगा कि जो डेवलपमेंट के नाम पर जो डिस्ट्रक्शन हुए हैं वो एक बड़ी चुनौती हमारे यहाँ उन्होंने पैदा की। जो रिसोर्स यूज का पैटर्न बदला कि आप उतना काट लोगे जितना हम रिजनरेट नहीं कर सकते हैं, जितना हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा लूट लोगे, वो पद्धति रही। तीसरा जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसका भी बड़ा कारण है कि जिस जंगली जानवर के लिए जंगलों में गुंजाइश होती थी अपने भोजन को पाने की, उनका भोजन तो हमने खा दिया है मनुष्यों ने। और बाघ को आप ये प्रार्थना तो नहीं कर सकते हो कि हे बाघ तुम शाकाहारी हो जाओ, और हो सकता है कि शाकाहारी हो जाए भाई, लेकिन उसमें इवोल्यूशन में सैकड़ों साल, हजारों साल लगेंगे। अभी तो उसके लिए आपको मीट चाहिए ना, जैसे जू में खिला रहे हो। हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क के भीतर पर बाघ बहुत खर्चा होता है, लेकिन जिम कॉर्बेट पार्क के बाहर भी बाघ हैं। उनको एक हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर बड़ा अच्छा शब्द दिया था, वो बीपीएल बाघ हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बाघ हैं, क्योंकि उनके लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वो बेचारे अपने ही दम पर
अपने को बनाए हुए हैं, अपने शावकों को बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो फिर ये रोड्स बनी हैं, हाइड्रो बने हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो पिलग्रिमेज को हम ये सोचते थे कि हाँ नई सरकारें, आज़ाद भारत की सरकारें या उत्तराखंड राज्य की सरकारें पिलग्रिमेज के एलिमेंट्स को टूरिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगी। अब किया क्या है उन्होंने कि पिलग्रिमेज में टूरिज्म के सब वल्गर एलिमेंट जो हैं जोड़ दिए हैं, और एक तरीके से वो बदबूदार स्टिंकिंग कहता हूँ मैं उसके लिए, हमारे यहाँ टूरिज्म हो गया। जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम की यात्रा में, कैलाश जा रहे हैं और पूरी दुनिया भर की गंदगी वहाँ फैला रहे हैं, पूरा पॉलीथीन वहाँ जा रहा है, और उनका एक तरीके से जो पुराने ज़माने में जो संतोष होता था पिलग्रिमेज से, वो भी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये पहला वाला है जो इकोलॉजिकल चैलेंज हो गया। इसमें पूरा कंजम्पशन और वो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो लास्ट पॉइंट में भी आएंगी। जो दूसरा पक्ष है वो डिजास्टर चैलेंज है। इनका चर्चा हो चुका है कि अर्थक्वेक है, RIS रिजर्वायर इंड्यूस्ड, हाँ ये नया फेनोमेना है RIS रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी। अगर हिमालय में कहीं आप आर्टिफिशियल कोई लेक बनाते हो तो वो लेक किसी भूकंप को एक्सेलरेट कर सकती है। जो 20 साल बाद पहले आने वाला है वो 20 साल पहले आ सकता है। उसको रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी प्रोफेसर गौड़ ने, प्रोफेसर बल्दिया ने, प्रोफेसर विल्हम ने कोलोराडो यूनिवर्सिटी के, इन लोगों ने अध्ययनों के आधार पर किया है। आपके करीब में कोयना बांध था यहाँ पर, पूरा के करीब, उसका टूटना RIS से साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस आर्टिफिशियल लेक के बनने से वहाँ अर्थक्वेक प्रोन वो एरिया हुआ और वो पूरा बर्स्ट हो गया। इसके बाद जो लैंडस्लाइड्स हैं, ग्लेशियर लेक बर्स्ट हैं, इरोजन है, फ्लड है, फॉरेस्ट फायर है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जो ड्राइंग अप ऑफ स्प्रिंग्स वगैरह वगैरह है, ये सब इस बात के संकेत हैं कि जो हमारा डिजास्टर है वो आने वाले वर्षों में बढ़ता चला जाएगा। और क्लाइमेटिक चेंज उसको एक्सेलरेट करने वाला एलिमेंट है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज आपकी खेती का प्रोडक्शन कम कर देगी। स्नो लाइन ऊपर जा रही है तो ग्रास लैंड ऊपर जा रही है, सेब की लाइनें ऊपर जा रही हैं, संतरा ऊपर जा रहा है, तो अंदाज नहीं आ रहा है लोगों को कि हम किस तरीके से हॉर्टिकल्चर से डील करें और किस तरीके से एग्रीकल्चर से डील करें। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फेनोमेना है, वो किस किस चीज़ पर कैसा कैसा असर डालेगा अभी वो IPCC इमेजिन नहीं कर पाई है, और हम नाचीज़ लोग तो अभी उसके लार्वा स्टेज में हैं उस ज्ञान की। जो तीसरा बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेटिक चेंज से जुड़ा ही है। क्लाइमेट तो बहुत पहले से चेंज हो रही थी, लेकिन जितनी तेज़ी से क्लाइमेट इधर के सालों में चेंज हुई है, पोस्ट इंडस्ट्रियल कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि कोलंबस वास्को डी गामा की विश्व यात्राओं से वो दोहन शुरू हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस का विनाश, बाइसन का विनाश, वहाँ से वो शुरू होता है। अपनी बीमारियों को, अपने रोगों को लैटिन अमेरिका तक ले जाना, बहुत सारी किताबें इस पर आके, ग्रीन इंपीरियलिज्म से लेके गन्स, स्टील वगैरह वाली किताब देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये पूरा षड्यंत्र किस तरीके का था और किस तरीके से रिसोर्सेज के लूट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप अपने भूगोल में, अपने संसाधनों से अपनी व्यवस्था को टिका नहीं सकता था, और किस तरीके से फिर ये हुआ। ये इंटरेस्टिंग अध्ययन का एस्पेक्ट है, इस पर बहुत काम हुए हैं, और आप में से बहुत सारे नौजवान जो हैं इसके नए एस्पेक्ट पर जाएंगे, इनके माइक्रो लेवल देखेंगे तो बड़ा मज़ा रहेगा। फिर ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन कितने मायनों में पॉजिटिव हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन कितने मायनों में कितना निगेटिव हो सकता है, वो आप हमारे जैसे देश में, हिमालय जैसे इलाके में इसको देख सकते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन है उसने किस तरीके से कम्युनिटी लाइफ, ट्राइबल्स की हो, हिमालय की हो, तिब्बत की हो, वो नष्ट की है, वो ख़त्म की है। जो उनकी कलेक्टिविटी थी वो एक तरीके से ख़त्म हुई है बड़ी सीमा तक। फिर जो कंजम्पशन का पैटर्न आया है कि कितना सरप्लस किए हैं, पहली बार आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ प्लास्टिक की बोतल नहीं है। बहुत जगह लोगों को समझ आ गई है, नहीं तो प्लास्टिक की बोतल होती है। और आपको, हम लोगों को अपने बचपन की याद है कि किस तरीके से हर शहर में और आपके भोपाल में भी घड़े रखने का रिवाज था। आप अपने घर से बाहर घड़ा रखते थे ताकि आपका रखा हुआ पानी अगल बगल जाने वाले यात्री पिएं। हमारे हिमालय में बहुत जगह अपने पूर्वजों की स्मृति पानी के धारों और नलों को रिस्टोर करने में, उनका नेम पट लगाने में रहा है, और पानी को इस तरीके से शेयर किया जाता था कि पानी पिलाना, अन्न खिलाना एक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली जो हिमालय में प्लास्टिक से लेकर रबिश तक पूरे आ गई है। तिब्बत में चाइनीज़ अधिकारियों ने भारतीय पिलग्रिम्स का मानसरोवर में उस तरीके से नहाना बंद कर दिया। नहाना बंद नहीं किया, लेकिन आप लिटरली लेक में नहीं जा सकते हो, क्योंकि कच्चे बनियान, जनेऊ और बच्चों के बाल सब वहाँ डाल आते हो। और लेक क्या है, वो एक लहर आती है वो किनारे कर देता है, नदी की तरह वो ले नहीं जाता अपने साथ। मानसरोवर या समंदर जो है आपकी डाली हुई चीज़ को वापस कर देता है। तो उन्होंने भारतीयों के लिए प्लास्टिक के बकेट्स रखे हुए हैं कि बाल्टी से पानी भरो और चुपचाप बाहर नहाओ, लेक के भीतर मत जाओ। ऐसे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने किए हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनली अपने इलाके को, हालांकि वो भी ज़बरदस्त तरीके का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका तिब्बतन प्लेट्यू है।
तिब्बतन प्लेट्यू में किसी चीज़ को मैनेज करना हिमालय के मुकाबले अपेक्षाकृत सरल है। हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, ऊपर कोई चीज़ करते हो पूरे इंडो गंजेटिक प्लेन को उसकी सजा लेनी पड़ती है। फिर फाइनली न्यूक्लियर डिवाइसेस की बात आ रही। जब चाइना और तिब्बत की अच्छी दोस्ती नहीं थी किसिंजर के ज़माने में, आप लोगों को याद होगा बुजुर्गों को, तो चाइना में तिब्बत में कोई एटॉमिक एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा है। उस पर नज़र रखने के लिए आपको तिब्बत के बॉर्डर में जो हाइट हैं उनसे ऊंचे पहाड़ चाहिए थे। तो नंदा देवी और नंदा कोट में इस तरीके के न्यूक्लियर डिवाइसेस सीआई की मदद से लगाए। हमारे माउंटेनियर्स का दुरुपयोग किया गया और यहाँ वो लगाए गए। जो नंदा देवी में जो डिवाइसेस थे वो खो गए, अभी भी वो नंदा देवी उसके भीतर है। और नंदा देवी से निकलने वाली जो नदी है ऋषिगंगा, वो फाइनली गंगा सागर में जाके ख़त्म होती है। वो गंगा की अलकनंदा की मेजर ट्रिब्यूटरी है। तो वो अभी तक वो डिवाइस नहीं मिला है। जो नंदाकोट में था उसको ले आए वो किसी तरीके से, फिर जो भी किया होगा उसका, लेकिन नंदा देवी में पड़ा हुआ है। हो सकता है नेपाल में भी ऐसा किया हो, किसी और जगह भी किया हो, वो हम पता नहीं करते। तो ये भी एक तरीके का जो एक ग्लोबलाइजेशन और ये जो प्राइवेटाइजेशन और जो ये देशों के आपसी द्वंद्व हैं, उसमें एक प्रकृति का एक ऐसा क्षेत्र, नंदा देवी से ऐसा क्षेत्र, वहाँ एक डिवाइस अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। उस पर संसद में बहुत बड़ी बहसें वगैरह हुई। ये सब 3 बड़े संकट जो हैं, इकोलॉजिकल चैलेंज, डिजास्टर चैलेंज, क्लाइमेटिक चैलेंज और क्लाइमेट चेंज वाला चैलेंज, ये तीनों मिल करके पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, भारत के लिए चुनौती हैं और हिमालय के लिए विशेष रूप से चुनौती हैं। क्योंकि राजस्थान में अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो हीट वेव तो इधर तक आएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगल बगल एकदम असर नहीं करेंगी। डिजर्ट के बनने की भी अपनी रचना प्रक्रिया होती है। लेकिन हिमालय में कोई होता है तो 3 बड़े रिवर सिस्टम का जो डाउन स्ट्रीम है उस पर बहुत बड़े रिपरकशन हो सकते हैं। और अगर मेल्टिंग की प्रोसेस ये रही, समंदर का तल अगर उठता है तो दुनिया की 30 to 40% समंदर के किनारे या वहाँ पर मिलने वाली नदियों के किनारे बसे हुए जो सेटलमेंटें हैं, न्यूयॉर्क से लेके आपके कलकत्ता तक और बंगाल से हमारे जितने कोस्टल टाउन्स हैं, अफ्रीका के हैं, अमेरिका के हैं, उनमें किस तरीके के खतरे होंगे ये सोचा जा सकता है। नेक्स्ट भी अभी जो रास्ते हैं बड़ा मुश्किल है। मेरी ये औकात नहीं है कि मैं कोई रास्ते बताऊं, लेकिन जो समाज में संवाद होता है, आंदोलनों से जो सार निकलता है, उसके अनुसार ये है कि अब्यूज ऑफ रिसोर्सेज रुकना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया मुझे, जल्दी मैं बंद करता हूँ। कोई ग्रास रूट ग्रीन डेमोक्रेसी इवॉल्व करने का, डेवलप करने का डिसेंट्रलाइज डिग्निफाइड वे जो है ढूंढा जाना चाहिए। उसके बाद जो आउट माइग्रेशन है उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। एक सीमा तक उसका आउट माइग्रेशन होगा, क्योंकि दुनिया जिस तरीके की होगी उसमें हमें अपने इलाके से निकलना होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा हमें अपने इलाके में कुछ करने के लिए लायक नहीं देती, वो बड़ी जगह जाने के लिए विवश हमें एक तरीके से करती है। फिर जो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात आती है। फिर जो टेरिटोरियलिटी है, जैसे अभी गुंजाइश नहीं है बड़े विस्तार में जाने की, अगर सवाल जवाब होंगे तो ज़रा उसमें ये आएगा कि लद्दाख का केस देख लिया, आप मणिपुर का केस देखिए, आप कश्मीर का केस देखिए। फिर जो इक्वलिटी है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसको रिटेन करने की बात भी इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर जो न्यू थिंकिंग, जैसे ग्लोबलाइजेशन का दूरस्थ दुर्गम इलाकों के बारे में, फ्रेजाइल इलाकों के बारे में, उसके इम्पैक्ट का अध्ययन हमें करना चाहिए। क्लाइमेटिक चेंज का एक पार्ट वो हो सकता है। कंज्यूमरिज्म किस तरीके से हमें प्रभावित कर रहा है, पर कैपिटा कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ा है। शहरों में तो बढ़ा ही है, गाँव में भी बढ़ गया है, और गाँव में उतनी गुंजाइश नहीं है। गाँव में हर कोई अगर कपड़े धोने की मशीन लगाएगा तो आपका पानी पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, आपका इरिगेशन के लिए, घराट के लिए पानी नहीं बचेगा। ये सोचने की बात है। उसमें हम किस तरीके से कलेक्टिविटी लाएँ, ये देखने की बात है। उसके बाद जो नीड और ग्रीड की कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कैसे संतुलन आए। गांधी जी ने कभी कहा था ना कि पृथ्वी माँ के पास, प्रकृति माँ के पास हर एक की ज़रूरत भर के लिए है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है। वो वाली बात यहाँ भी सच मानी जाती है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत जिक्र हम कर चुके हैं, और उससे पहले आप एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देख चुके हैं। हिमालय के एक छोटे से प्रांत भूटान से एक आइडिया आया GNH का, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। अब वो एक छोटा सा देश है तो उसको कोई वक़्त ही नहीं देता है। एक गजब का आइडिया है जो ये कहता है कि जो GDP है, जो ये फलाना है, GDP में तो हमारे जितने कॉरपोरेट्स हैं उनका GDP शामिल है, तब हम उसमें औसत निकाल के भारत के एक इंडिविजुअल नागरिक का भी GDP बढ़ जाता है। इनको घटा दिया जाए, अगर 60% जो बहुत जिसको कहेंगे कि 80% तक संसाधनों पर कब्जा किए हुए लोग हैं, उनके संपत्ति को अगर माइनस कर दिया जाए तो हम लगभग सब सहारन इलाके की जैसी हमारी दशा है। इसीलिए तो 84% लोग 4 किलो उस पर गुजारा कर रहे हैं,
और पूरी वोट की राजनीति उसके माध्यम से हो रही है। ये समझने की बात है। नए लोगों के लिए ज़्यादा है क्योंकि उनके लिए ज़्यादा संकट है, हमारे तो चलायमान की गति में हैं हम लोग। नई जनरेशन के लिए हर तरह की प्रॉब्लम है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ज़माने में आपका कम्युनल होना कहीं से भी आपको सुसंगठित करने में मदद नहीं देता है। आपका कास्टिस्ट होना कहीं से भी आपको मदद नहीं देता है। आपको सरप्लस रिसोर्सेज का यूज करना, 4-4, 5-5 एसीज या वो जो मशीनें आजकल घरों में लगती हैं ठंडा करने की, उनको लगाना आपको कहीं नहीं देता। दिल्ली में आप देखते हैं, सोनम वांगचुक ने यही कहा था कि आप भीतर ठंडाई दे रहे हैं, बाहर गर्मी फैल रहे हैं, और दिल्ली में ही तो गर्मी हो रही है, उससे 50 डिग्री तक जा रही है। ये सब आम नागरिक के सोचने की चीज़ होनी चाहिए। तो जीएनएस ने जो आइडिया दिया वो दिया कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाला। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिग इज ऑलवेज डर्टी और अगली। बिग भी कभी कभी अच्छा होता है, कोई बिग इंडस्ट्री अच्छी होती है, कभी कभी बिग डीम भी चरितार्थ होता है। भड़का भाखड़ा नंगल तो अभी तक चल ही रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो ज़्यादा उसमें विभाजन अच्छे बुरे का एक तरीके से होना चाहिए। और हमारे पास मैं कहता हूँ कि एक ही हिमालय है और हम कोई उसको खोना नहीं चाहते हैं, और न खोने देने के लिए जिस तरीके का सुसंगठन, जिस तरीके का विज्ञान चाहिए वो अभी अनुपस्थित है, लेकिन नई पीढ़ी में से आएगा ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर हम निकोलाई रोरिक की इस मशहूर पेंटिंग से आपको धन्यवाद देते हैं।